इस कहानी की शुरुआत होती है एक गेम वर्ल्ड से, जहाँ पर हमारे मेन कैरेक्टर का जो प्लेयर होता है वो दूसरे प्लेयर्स के कैरेक्टर्स को खदेड़ रहा होता है एंड अकेला ही उन सभी पर भारी पड़ रहा होता है। हमारे मेन कैरेक्टर की समनर आईडी जियांग याबिनिया होता है। याबिनिया अकेले ही 5 प्लेयर्स को मार देता है, जिसके बाद उसका ओपोनेंट सरेंडर कर देता है और याबिनिया अकेला ही जीत जाता है। गेम वर्ल्ड के बाहर जॉन, जो कि हमारे इस कहानी का मेन कैरेक्टर है, वो कहता है ये तो बिल्कुल भी मुश्किल नहीं था। इस गेम को खेलते हुए जॉन इसे स्ट्रीम भी कर रहा होता है। जॉन अपने व्यूअर्स से पूछता है कि ये शो तुम्हारे लिए मजेदार था। जैसे ही जॉन अपने व्यूअर्स के कमेंट्स की ओर देखता है तो उसे बहुत ज्यादा हैरानी होती है, क्योंकि सभी लोग उसे कमेंट्स पे चीटर कह रहे होते हैं। जॉन अपने व्यूअर्स को ऐसा कमेंट करता हुआ देख कहता है, तुम लोग ध्यान से देख सकते हो। जॉन इस चीज से इतना ज्यादा इरिटेट हो जाता है कि वो अपने ग्रैंडफादर के दिए गए रेलिक को बाहर निकालता है एंड उसकी कसम खाता है कि वो गेम में हैक्स यूज नहीं कर रहा है। लेकिन इस चीज का भी कोई फायदा नहीं रहता। जॉन के सारे व्यूअर्स चले जाते हैं। जॉन अब उदास हो जाता है एंड वो खुद से कहता है, कोई बात नहीं, चाहे मैं उन्हें कितना भी बता दूं, वो लोग मुझ पर विश्वास नहीं करेंगे। आज मैंने 4 घंटे तक स्ट्रीम की है और मेरे कोई व्यूअर्स नहीं रहे हैं, ना ही मुझे कोई कमेंट्स मिले हैं और ना ही कोई रिवॉर्ड मिला है। जॉन का कोई गेमिंग रूम नहीं होता, वो अपनी शॉप पर बैठकर गेम खेल रहा होता है। मॉर्निंग में जॉन की शॉप पर ज़्यादा कस्टमर्स नहीं आते और धीरे धीरे करके जॉन की सेविंग्स भी कम होती जा रही हैं। जॉन दीवार पे लगे हुए एक पोस्टर को देखता है जिसपे कि जॉन के बारे में ही लिखा होता है। असल में जॉन अपने यूनिवर्सिटी का गेमिंग चैंपियन होता है। हालांकि अब आप लोग सोच रहे होंगे कि जॉन के साथ ऐसा क्या हुआ कि वो अब इस स्थिति में आ चुका है कि लोग उसे चीटर कह रहे हैं। असल में जॉन के साथ क्या हुआ था उसके लिए हमें समय में थोड़ा पीछे जाना पड़ेगा। ये बात तब की है जब जॉन अपनी गेमिंग स्किल्स की वजह से शी-वू क्वीन नाम की यूनिवर्सिटी को ज्वाइन कर पाता है एंड यूनिवर्सिटी में वो काफी ज्यादा अवार्ड्स जीतता है और वो हमेशा लाइमलाइट पे रहता है। एक गेमिंग जीनियस होने की वजह से जॉन की काफी ज्यादा फैन फॉलोइंग भी होती है। लेकिन जीत के साथ जो जॉन के पास आने वाली थी वो थी एक मुसीबत। जॉन की इतने ज्यादा जीत को देखकर उसके कॉम्पिटिटर्स इस चीज को नहीं सह पाए और एक बार एक टूर्नामेंट में जॉन को फंसाया गया। जॉन के सिस्टम पर कुछ हैक्स को इंस्टॉल किया गया, जिसके बाद जॉन को चीटिंग के लिए रिपोर्ट कर दिया गया और ऑफिशियल इन्वेस्टिगेशन के बाद ये पता चला कि जॉन के कंप्यूटर पर एक एक्सटर्नल प्रोग्राम रन हो रहा है जो कि जॉन की गेम को जीतने में मदद कर रहा है। इस एलिगेशन के बाद जॉन को गेमिंग वर्ल्ड से निकाल दिया गया और सब लोग जॉन का मजाक उड़ाने लगे। जिस समय जॉन के ग्रैंडफादर चल बसे उस समय जॉन अपनी ग्रैंडमदर के पास आ गया। जॉन ने यूनिवर्सिटी जाना छोड़ दिया और वो अपने होम टाउन, जो कि एक छोटा सा विलेज है, वहाँ पर वापस आ जाता है। हालांकि कुछ समय बाद जॉन की ग्रैंडमदर भी मर जाती हैं और आखिर में जो चीज जॉन के पास बचती है वो होती है उनकी एक शॉप, जो कि पहले जॉन के ग्रैंड पेरेंट्स रन करते थे। और इस चीज के बाद से ही जॉन सही गलत से दूर हो गया। जॉन में पास ही में लगी हुई वॉल पर अपने ग्रैंड पेरेंट्स की लगी पोर्ट्रेट को देखता है एंड उन पलों को याद करता है जब उसके पास काफी ज्यादा पैसा और फेम था, लेकिन अब वो सब चीजें गायब हो चुकी हैं। तभी जॉन की शॉप पर एक आदमी आता है। उस आदमी के साथ 2 और लोग होते हैं। वो आदमी जोर जोर से चिल्लाकर जॉन को बुला रहा होता है, लेकिन जॉन का ध्यान नहीं होता। इसीलिए वो आदमी टेबल पर अपना हाथ मारता है एंड जॉन से चिल्लाकर कहता है, क्या तुम बहरे हो चुके हो? क्या तुम्हें मेरी आवाज सुनाई नहीं देती? जॉन पीछे मुड़ता है एंड कहता है, आपको क्या कुछ खरीदना है? वो आदमी जॉन से कहता है, मैं यहाँ पर कुछ खरीदने के लिए नहीं आया हूँ, क्या तुम कुछ भूल रहे हो? वो आदमी जॉन को याद दिलाता है कि उसने प्रॉमिस किया था कि जॉन उन्हें प्रोटेक्शन का पैसा देगा। ये सुनकर जॉन कंफ्यूज हो जाता है एंड कहता है, क्या मैंने तुमसे प्रॉमिस किया था? ये सुनकर वो आदमी गुस्से में आ जाता है एंड जॉन से कहता है, क्या तुम अपने वादे से पीछे हट रहे हो? अब जॉन को याद आता है कि पहले भी वो उन लोगों से एक इंटरनेट कैफे में मिला था, लेकिन उस समय जॉन जो था वो गेमिंग में इतना ज्यादा मगन था कि जो कुछ भी वो लोग कह रहे थे उनकी बात पर जॉन सिर्फ यस रिप्लाई करता है। और अब इसीलिए वो लोग यहाँ पर जॉन से पैसे मांगने के लिए आए थे। वो आदमी जॉन को धमकाता है कि अगर तुम भाग भी गए तब भी कोई फायदा नहीं होगा, क्योंकि हमने पहले से ही तुम्हारे बारे में इन्वेस्टिगेशन कर रखी है, हमें तुम्हारा नाम पता है, अगर तुम प्रोटेक्शन के पैसे नहीं दोगे तो तुम मारे जाओगे। ये सुनकर जॉन भी कहता है, तुमने क्या कहा? अब वो लोग यहाँ तक नहीं रुकते, वो जॉन के मरे हुए ग्रैंड पेरेंट्स का मजाक उड़ाने लगते हैं। उनकी बातें सुनकर जॉन को गुस्सा आ रहा होता है।
जिसके बाद जॉन दौड़कर उस आदमी के पास जाता है एंड उसका कॉलर पकड़कर कहता है, आखिर तुम ये क्या कह रहे हो? जॉन को ऐसा करता हुआ देखकर वो आदमी उसे कहता है, आखिर तुम्हारी ये करने की हिम्मत कैसे हुई? ये कहने के बाद वो आदमी जॉन को लात मार देता है। लात मारने की वजह से जॉन के गले में जो रैलिक होता है जो कि उसे उसके ग्रैंड पेरेंट ने दिया था वो नीचे गिर जाता है। वो लोग अब जॉन पर हंसने लगते हैं। ये बेशरम लोग यहाँ तक नहीं रुकते, ये तक कह देते हैं कि जब जॉन के ग्रैंडफादर ने उनको पैसे नहीं दिए थे तब उन्हें भी उन तीनों ने मिलकर ऐसे ही सबक सिखाया था। जॉन का गुस्सा अब बढ़ता जा रहा होता है। अब वो आदमी जॉन से कहता है, भूल जाओ, हमें तुम्हारे पैसे नहीं चाहिए, हम तुम्हारे सामान को ही यहाँ से लेकर चले जाएंगे। जिसके बाद उन 3 में से 2 आदमी जॉन का सामान उठाने लगते हैं। तभी उस पहले वाले आदमी की नज़र नीचे पड़े हुए जॉन के ग्रैंडपा के दिए हुए रैलिक पर पड़ती है। वो उस रैलिक को उठाता है। जॉन भी अपने आप को जैसे तैसे करके खड़ा करता है। वो आदमी जॉन के ग्रैंडपा के दिए गए रैलिक को देखकर कहता है कि इसे बेचकर तो खूब पैसा आएगा। उस आदमी की बात सुनकर जॉन को गुस्सा आ जाता है। जिसके बाद वो पास में पड़े हुए एक स्टैचू को उस आदमी के सर पर मार देता है, जिससे कि वो लॉकेट उस आदमी के हाथों से गिर जाता है। जॉन अब उस लॉकेट को अपने हाथ में ले लेता है एंड उस लॉकेट को देखने लगता है। तभी वो 2 आदमी उस पहले वाले आदमी को संभालने लगते हैं जिसका मुंह ज़्यादा चल रहा होता है। अपेरेंटली वो पहला वाला आदमी उन दोनों आदमियों का बॉस होता है और अब उनके बॉस के सर से काफ़ी ज़्यादा खून आ रहा होता है। उनका बॉस अब जॉन को गाली देता है। जिसके बाद वो अपने दोनों आदमियों को जॉन को एक सबक सिखाने के लिए कहता है। उसके दोनों आदमी अपने वेपन्स बाहर निकाल लेते हैं। जिसके बाद वो जॉन को खूब पीटते हैं। इतना ज़्यादा पीटने के बावजूद भी जॉन उस रैलिक को अपने पास ही संभाले हुए होता है। जॉन पीटने के बावजूद भी कहता है, मैं कैंग फैमिली के नाम को मिट्टी में नहीं मिलने दूंगा। जॉन के ऐसा कहते ही उसके हाथ में जो लॉकेट होता है वो चमकने लगता है एंड अचानक से वो इतना ज़्यादा चमकता है कि वहाँ पर बहुत ज़्यादा रोशनी हो जाती है, जिससे कि वो तीनों आदमी कुछ नहीं देख पाते। और ये शुरुआत थी उस दिन की जिस दिन से जॉन एक अंडरवर्ल्ड का लॉर्ड बनने वाला था। जॉन के पास इतनी ज़्यादा रोशनी को देखकर वो आदमी घबरा जाते हैं एंड कहते हैं कि आखिर ये क्या चीज़ है। कुछ समय बाद जॉन के पास से एक काफ़ी ज़्यादा डार्क ऑरा निकल रहा होता है एंड ये तीनों लोग उस ऑरा को सेंस कर पाते हैं। वो ऑरा इतना ज़्यादा डार्क और डेंस होता है कि वो लोग घबरा जाते हैं। जॉन की आंखें भी चमक रही होती हैं और ये चीज़ काफ़ी होती है उन तीनों लोगों को वहाँ से भगाने के लिए। वो तीनों लोग भागते हुए जॉन को एक घोस्ट कह देते हैं। जॉन कंफ्यूज होता है कि आखिर इन तीनों के साथ क्या हो गया। अचानक से जॉन को महसूस होता है कि उसकी बॉडी जो है वो काफ़ी ज़्यादा गर्म हो चुकी है। जॉन कहता है, मुझे याद आया ये कॉपर कॉइन जो था वो ग्लो कर रहा था। क्या ये? अब जैसे ही जॉन उस कॉपर कॉइन की तरफ देखता है तभी अचानक से आसमान में एक पोर्टल अपीयर हो जाता है जो कि जॉन को अपने अंदर खींच लेता है। अब जॉन एक ऐसे वर्ल्ड में पहुंच जाता है जहां पर सभी लोगों ने फैंटेसी कैरेक्टर्स की तरह कपड़े पहने होते हैं। उस वर्ल्ड में जब जॉन ट्रैवल कर रहा होता है तो वहाँ के लोग जॉन को आता हुआ भी देख लेते हैं। सभी लोग बात करते हैं कि सिन वर्ल्ड में 1000 सालों तक किसी ने भी एंटर नहीं किया है और क्या ये हो सकता है कि वर्ल्ड गेट जो है वो दोबारा खुल रहा है। ये सभी लोग जो यहाँ पर होते हैं वो इस वर्ल्ड के कैदी होते हैं। हालांकि बेचारा जॉन इस चीज से अभी अनजान होता है। जॉन जिस टेरिटरी में एंटर करता है वो ब्लैक विंड डीमन की होती है। जॉन अपने आप को एक अजीब सी जगह पर देखता है। उसे महसूस होता है कि वो अभी मरा नहीं है, लेकिन वो एक अजीब सी जगह पर है। तभी जॉन के पास 2 आदमी आते हैं जो कि डीमंस की तरह दिख रहे होते हैं। उन्होंने काफ़ी ज़्यादा अजीब कपड़े पहने होते हैं। वो लोग जॉन के पास आते हैं एंड उससे पूछते हैं, क्या तुम एक सिनर हो या एक डेविल? वो लोग जॉन से बाहर के वर्ल्ड की इन्फॉर्मेशन मांगते हैं। हालांकि जॉन उन्हें देखकर काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूज होता है क्योंकि उन्होंने काफ़ी ज़्यादा अजीब कपड़े पहने होते हैं। उन दोनों आदमियों को जॉन की बॉडी के अंदर से इवल एनर्जी ट्रेस होती है, जिसके बाद वो लोग जॉन को मारने के बारे में सोचते हैं एंड उसकी डिमोनिक एनर्जी को और ऑरा को लेने के बारे में सोचते हैं। तभी वो दोनों डीमन ऊपर देखते हैं एंड उन्हें वहाँ पर एक स्वॉर्ड्समैन दिखता है। जॉन जो होता है वो काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूज हो चुका होता है इन लोगों की बात सुनकर। जॉन को समझ में नहीं आ रहा होता कि यहाँ पर लोग कैसे उठ सकते हैं और वो जॉन की ऑरा लेने की बात क्यों कर रहे हैं। जॉन को लगता है कि वो ज़रूर सपना देख रहा होगा, लेकिन जॉन को जल्दी ही रियलाइज़ हो जाता है कि ये रियलिटी है। जॉन अब वहाँ से भागने के बारे में सोचता है, लेकिन वो दोनों डीमन उसे कहते हैं यहाँ से भागने का कोई रास्ता नहीं है। जब तुम यहाँ पर आ रहे थे तो जो लाइट थी उसने ज़रूर उस मैडमैन स्वॉर्ड्समैन को अलर्ट कर दिया होगा। अब कोई कुछ नहीं कह सकता कि क्या होने वाला है।
अब वो दोनों आदमी अपने डिमोनिक फॉर्म में आ जाते हैं, जिसके बाद वो जॉन को मारने के लिए उस पर हमला करते हैं। जॉन ये देख और ज्यादा कंफ्यूज हो जाता है। जॉन उन लोगों के हमलों को डॉज करता है और जॉन को थकान महसूस हो रही होती है। इससे वो पूरा ही कंफर्म हो जाता है कि ये ड्रीम बिल्कुल भी नहीं हो सकता। जॉन अब उन लोगों के हमलों को डॉज करते हुए थक जाता है एंड जमीन पर लेट जाता है। वो दोनों डीमंस जॉन के सामने खड़े हो जाते हैं। जॉन के इस वर्ल्ड में आने का सिंबल एक लड़की को दिखता है और उस लड़की को ये सिंबल काफी ज्यादा अच्छे तरीके से पता होता है। ये सिंबल होता है कैंग फैमिली के एक वारिस का। वो लड़की तुरंत समझ जाती है कि जो आदमी यहाँ पर आया है वो कैंग फैमिली का एक वारिस है और इसीलिए वो जल्दी से जल्दी कैंग के पास निकल जाती है। मीनवाइल वो दोनों डीमंस मिलकर जॉन को इतना मारते हैं कि जॉन मर जाता है। लेकिन जॉन के मरने के बाद जिस डीमन के हाथों में जॉन होता है उसे जॉन के अंदर से कोई ऑरा फील नहीं होता और ये काफ़ी ज़्यादा अजीब बात होती है। ना ही जॉन के अंदर से कोई कल्टीवेशन के ट्रेसेस होते हैं और ना ही स्पिरिट की प्रेजेंस। जॉन की बॉडी अचानक से गायब हो जाती है। ये देखकर जिस डीमन के हाथ में जॉन होता है वो हैरान हो जाता है। अब जो दूसरा वाला डीमन होता है वो पहले वाले डीमन पर और ज़्यादा गुस्सा हो जाता है क्योंकि जॉन जो था वो गायब हो चुका था और उसे ऐसा लगता है कि उस बियर वाले डीमन ने अकेले ही जॉन का ऑरा स्वेलो कर लिया है, यानी कि अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लिया है। जिसके बाद वो पहले वाले डीमन से स्पेटियल ट्रेजर मांगने लगता है। पहला वाला डीमन घबरा जाता है एंड कहता है कि जॉन गायब हो चुका है और उसने उसके ऑरा को एब्जॉर्ब नहीं किया है। ये सुनकर वो डीमन और ज्यादा गुस्सा हो जाता है एंड वो उस बैड डीमन को कह देता है कि अगर तुमने मुझे स्पेटियल ट्रेजर नहीं दिया तो मैं तुम्हारी पूरी फैमिली को ही मार दूंगा। हमने 1000 सालों से ऑरा को एब्जॉर्ब नहीं किया है। अब तभी पहले जो मैडमैन स्वॉर्ड्समैन आसमान में उड़ रहा होता है वो भी नीचे आ जाता है। ये देखकर वो दोनों डीमंस काफी ज्यादा घबरा जाते हैं। वो स्वॉर्ड्समैन धीरे धीरे करके उन दोनों डीमंस के पास आता है एंड उनसे कहता है कि उसने फ्रेश ऑरा को स्मेल किया। वो डीमन भी उस ऑरा को एब्जॉर्ब करने की बात करता है एंड कहता है कि उसके स्वॉर्ड सैक्रिफाइस के लिए ये काफी ज्यादा बेहतरीन होगा। जिसके बाद वो पहले के दोनों डीमंस अब जॉन वाली बात को छुपाने की कोशिश करते हैं, लेकिन उस मैडमैन स्वॉर्ड्समैन के आगे उनकी एक भी नहीं चलती। वो मैडमैन स्वॉर्ड्समैन उन दोनों को धमकाने लगता है एंड कहता है कि वो आदमी कहाँ गया। घबराते हुए वो बैर वाला डीमन कह देता है कि वो आदमी काफी ज्यादा कमजोर था और वो आपके स्वॉर्ड से मरने के काबिल नहीं है। अब अचानक से जॉन दोबारा रिस्पॉन हो जाता है एंड वो कंफ्यूज हो जाता है कि वो दोबारा नहीं मरा है। जॉन अब अपनी बात सुनकर भी कंफ्यूज हो जाता है। तभी वो दोनों डीमन जॉन को मैडमैन स्वॉर्ड्समैन के पीछे देख लेते हैं एंड वो लोग भी कंफ्यूज हो जाते हैं कि जॉन अभी तक क्यों नहीं मरा है। बुद्धू जॉन को लगता है कि जो स्वॉर्ड्समैन उसके सामने खड़ा है उसने उसकी जान बचाई है और दूसरी ओर उस स्वॉर्ड्समैन को लगता है कि जॉन इतना ज्यादा पावरफुल है कि वो उसके पीछे बिना ज्यादा मूवमेंट करे ही पहुंच गया। उस स्वॉर्ड्समैन को लगता है कि जॉन जरूर स्ट्रांग होगा। दूसरी ओर जॉन स्वॉर्ड्समैन को देखते हुए सोचता है कि वो स्वॉर्ड्समैन तो एक मिडिल एज आदमी लगता है। जॉन अब उस स्वॉर्ड्समैन को शुक्रिया कहता है, लेकिन तभी वो स्वॉर्ड्समैन अपनी स्वॉर्ड थ्रस्ट टेक्निक का इस्तेमाल करके जॉन को मार देता है। जॉन के मरने के बाद वो स्वॉर्ड्समैन भी हैरान हो जाता है कि ये आदमी तो सच में काफी ज्यादा कमजोर था। तभी पीछे से वो बैर वाला डीमन स्वॉर्ड्समैन से कहता है कि कुछ तो अजीब बात है, क्योंकि उन्हें जॉन के अंदर से एक स्ट्रॉन्ग पावर सेंस हो रही है। जॉन मरने के बाद दोबारा से गायब हो जाता है एंड दोबारा से रिस्पॉन हो जाता है। ये देखकर वो स्वॉर्ड्समैन और ज्यादा इम्प्रेस हो जाता है एंड कहता है हम लोग दोबारा मिल गए। जॉन ये सुनकर कंफ्यूज हो जाता है। अपेरेंटली उस स्वॉर्ड्समैन को लगता है कि जॉन जो है वो इमॉर्टल मैजिक या फिर सब्स्टिट्यूशन आर्ट को इस्तेमाल कर रहा है। जिसके बाद वो स्वॉर्ड्समैन जॉन को मारने के पीछे पड़ जाता है एंड वो बार बार जॉन को मारता रहता है। लेकिन बार बार जॉन को मारने के बावजूद भी जॉन हर बार रिस्पॉन हो जाता है। जिसके बाद जॉन उसे कहता है मैं अब मर मर के थक चुका हूँ, क्या तुम मुझे मार मार के नहीं थके हो। वो स्वॉर्ड्समैन गुस्से में कहता है मुझे विश्वास नहीं होता, मैं तुम्हें नहीं मार पा रहा हूँ, तुम कितनी बार मरकर वापस जिंदा हो रहे हो। जॉन उस स्वॉर्ड्समैन को समझाने की कोशिश करता है, लेकिन वो स्वॉर्ड्समैन उसकी बात नहीं सुन रहा होता। जिसके बाद जॉन उन दोनों डीमन से हेल्प मांगता है, लेकिन वो दोनों डीमन भी पीछे हो जाते हैं। आखिर क्यों ना हो, स्वॉर्ड्समैन इतना ज्यादा शक्तिशाली जो था। स्वॉर्ड्समैन भले ही जॉन को नहीं मार पा रहा होता, लेकिन जॉन को स्वॉर्ड लगने की वजह से दर्द जरूर हो रहा होता है। अब एक और बार वो स्वॉर्ड्समैन जॉन की तरफ अपनी स्वॉर्ड चलाता है और इस बार जॉन चिल्लाते हुए कहता है
ये तो टॉर्चर है, अगर कोई मुझे बचाएगा तो मैं उसके लिए कुछ भी करूंगा। जॉन के इतने कहते ही जो स्वॉर्ड उसकी तरफ आ रही होती है वो बीच रास्ते में ही रुक जाती है एंड वो लड़की जो कि पहले ही जॉन के फैमिली के बारे में जानती थी वो वहां पर अपीयर हो जाती है। उस लड़की का पहले से ये प्लान होता है कि जॉन ऐसा कुछ कहे और वो बीच में आकर उसे बचा ले। वो लड़की स्वॉर्ड्समैन की स्वॉर्ड तोड़ देती है एंड जॉन से कहती है अब तुम अपनी बातों से पीछे नहीं हट सकता। स्वॉर्ड्समैन उस लड़की को देखकर काफी ज्यादा घबरा जाता है क्योंकि उस लड़की का ऑरा स्वॉर्ड्समैन के ऑरा से बहुत ज्यादा भयानक होता है। वो लड़की स्वॉर्ड्समैन को थोड़ा सा ही धमकाती है जिसके बाद स्वॉर्ड्समैन डर के मारे वहां से भाग जाता है। अपेरेंटली उस लड़की का नाम मिस सू होता है। जॉन स्वॉर्ड्समैन को भागता देख कंफ्यूज हो जाता है कि आखिर एक लड़की से मैडमैन स्वॉर्ड्समैन जैसा क्रेजी आदमी कैसे डर के भाग सकता है। जॉन को लगता है कि शायद वो भेड़िए के पिंजरे से निकलकर शेर के पिंजरे में पहुंच चुका है। अब मिस सू पीछे जॉन की तरफ मुड़ते हैं एंड उनसे कहते हैं तुमने कहा था कि अगर तुम्हें कोई बचाएगा तो तुम उसके लिए कुछ भी करोगे, है ना? जॉन मिस सू की खूबसूरती को देखकर काफी ज्यादा इम्प्रेस हो जाता है। मिस सू अब जॉन से कहती है कि वो इस सिंफुल वर्ल्ड से बाहर निकलना चाहती है और वो उससे ज्यादा कुछ नहीं मांग रही है। जॉन मिस सू की बात को सुनकर कहता है मुझे नहीं पता कि सिन वर्ल्ड क्या है। जॉन की बात सुनकर मिस सू से कहती है तो चलो क्यों ना तुम पहले इस चीज के बारे में थोड़ा सोच लो। मिस सू अपनी एक टेक्निक की मदद से जॉन को उसकी मेमोरीज को दोबारा याद दिलाती है जिसके बाद जॉन को याद आता है कि कैंग फैमिली सिन वर्ल्ड्स के वार्डन होते हैं, यानी कि एक तरह के राजा जो कि इस चीज को कंट्रोल करते हैं कि सिन वर्ल्ड के लोग कैसे रहेंगे। जितने भी डीमंस इस सिन वर्ल्ड के अंदर हैं वो सारे के सारे जॉन के कंट्रोल के अंडर हैं। अब जॉन को उसके बचपन के दिन याद आते हैं, वो पल जो कि बचपन में उसने उसके ग्रैंडपा के साथ बिताए थे, जहाँ पर जॉन के ग्रैंडपा जॉन के फेरीज की स्टोरी बताने पर उसे रिप्लाई करते हैं। जॉन के ग्रैंडपा जॉन से कहते हैं मैं तुम्हें एक कहानी बताता हूँ। बहुत समय पहले जब गॉड्स लड़ाई नहीं कर रहे थे तो जो बुरे गॉड्स थे जिन्हें कि लड़ना अच्छा लगता था वो सभी सिन वर्ल्ड में पकड़े गए। ये सुन जॉन पूछता है कि सिन वर्ल्ड क्या है। जॉन के ग्रैंडपा उसे रिप्लाई देते हैं सिन वर्ल्ड एक ऐसा वर्ल्ड है जो कि हमारे कैंग फैमिली से दूर नहीं हो सकता। एंशिएंट टाइम से इस दुनिया में मॉर्टल्स और इमॉर्टल्स के बीच में डिफरेंस रहा है। जब एक लिविंग बीइंग मॉर्टल बन जाता है यानी कि अमर हो जाता है एक आदमी, तब उसे ह्यूमन वर्ल्ड को छोड़कर एंशिएंट इमॉर्टल वर्ल्ड में जाना पड़ता है। लेकिन जो बुरे लोग एंशिएंट इमॉर्टल वर्ल्ड में बुरे काम करते हैं, क्राइम्स करते हैं, उन्हें एंशिएंट इमॉर्टल वर्ल्ड से निकाल दिया जाता है और सिन वर्ल्ड में पनिश करने के लिए भेज दिया जाता है। जो आदमी सिन रियलम का कंट्रोलर होता है वो एक ऐसा वार्डन होता है जिसे कि एंशिएंट इमॉर्टल रियलम के लोगों ने हायर किया होता है या फिर अपॉइंट किया होता है, और वो आदमी यानी कि सिन वर्ल्ड का जो वार्डन होता है वो कैंग फैमिली का एक वारिस होता है। सिन वर्ल्ड का ध्यान रखना हमारे लिए एक ब्लेसिंग, एक सम्मान और एक रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात है। जॉन के ग्रैंडपा के हाथ में वही कॉपर कॉइन होता है। जॉन के ग्रैंडपा जॉन को ये भी बताते हैं कि एक दिन ऐसा भी आया जिस दिन एंशिएंट इमॉर्टल वर्ल्ड जो था वो अचानक से इस दुनिया से गायब हो गया और जो गेट्स थे सिन वर्ल्ड के वो भी काफी समय पहले क्लोज हो चुके हैं। लेकिन अभी भी कैंग फैमिली जो है वो इस सीक्रेट को जनरेशन टू जनरेशन पास करती आई है। वो इस चीज से नहीं भाग सकती और ये सीक्रेट जो है वो उनके लिए कर्ज की तरह है। और इसीलिए जॉन के ग्रैंड पेरेंट्स चाहते थे कि जॉन एक सिंपल जिंदगी जिए, एक पीसफुल जिंदगी, क्योंकि यही उसके लिए बेस्ट है। जॉन के ग्रैंडपा ये भी चाहते थे कि जॉन कभी भी सिन वर्ल्ड में इन्वॉल्व ना रहे। जॉन को अपने सिन वर्ल्ड की मेमोरी याद आ जाती है, जिसके बाद मिस सू जॉन से कहती है अब तुम्हें तुम्हारी आइडेंटिटी समझ आई। मिस सू जॉन को बताती है कि वो कैंग फैमिली के वारिस का काफी समय से इंतजार कर रही थी। जॉन मिस सू से कहता है कि उसे अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी समझ में आ गई है, वो कैंग फैमिली है। इसका मतलब मिस सू कैंग की बात सुनकर काफी ज्यादा खुश हो जाती है क्योंकि अब वो फाइनली सिन वर्ल्ड से बाहर जो निकलने वाली थी। लेकिन तभी जॉन अपना दूसरा रूप दिखा देता है। जॉन मिस सू से कहता है इसका मतलब ये है कि मैं अपनी दुनिया में वापस बाहर जा सकता हूँ। जॉन अब उस कॉपर कॉइन को बाहर निकालता है एंड कहता है
मैं अब तुम जैसे मॉन्स्टर्स के साथ यहाँ पर नहीं रहने वाला हूँ जो कि मुझे एक दिन में 100 बार मारने की कोशिश करेंगे। मैं यहाँ पर रहकर लूजर नहीं बनने वाला। अब जॉन उस पोर्टल को ओपन कर देता है, जिसके बाद वो उन्हें फेयरवेल बोलकर उस पोर्टल के अंदर जाने की कोशिश करता है। सभी मॉन्स्टर उसे ऐसा करता हुआ देख रहे होते हैं। अब जैसे ही जॉन उस पोर्टल के अंदर जाने की कोशिश करता है तो उसे पता चलता है कि वो उस पोर्टल के अंदर फंस चुका है और वो अपने वर्ल्ड में नहीं जा पा रहा। जॉन अब मिस सू से हेल्प मांगता है क्योंकि वो पोर्टल के अंदर फंस चुका होता है। मिस सू जॉन पर हंसते हुए कहती हैं, अब देखते हैं तुम कैसे भागते हो। मिस सू जॉन को पोर्टल के अंदर से बाहर निकालती हैं एंड जॉन को अब सिन वर्ल्ड दिखाने लगती हैं। सिन वर्ल्ड एक ऐसा वर्ल्ड होता है जहाँ पर काफी ज्यादा तबाही होती है। वहाँ पर काफी ज्यादा वॉल्केनोस, लावा, सूखे जमीन, लाल आसमान जैसी चीजें होती हैं। ऐसे वर्ल्ड को देखने के बाद जॉन मिस्सू से कहता है, सिन वर्ल्ड तो खत्म हो चुका है, आखिर इस जैसा वेस्टलैंड मुझे क्यों दिया गया है। मिस्सू जॉन को समझाती हैं कि सिन वर्ल्ड में कोई भी ऑरा नहीं है, इसीलिए डायरेक्टली जॉन जो है वो अपने वर्ल्ड में टेलीपोर्ट नहीं कर सकता है। आम इंसानों के लिए यहाँ से बाहर जाने का कोई भी रास्ता नहीं है। जॉन कहता है, तो क्या मैं यहाँ से बाहर नहीं जा सकता हूँ? मेरी गेम, मेरी जिंदगी के सभी चीजें जो मेरे वर्ल्ड में है वो ऐसे ही चली जाएंगी। जॉन गुस्से में अपने हाथ को छुड़ाता है, जिसके बाद वो नीचे जमीन पर गिर जाता है। मिस सू जॉन के पास आती हैं एंड उसे कहती हैं, अभी भी एक रास्ता है। अगर तुम सिन वर्ल्ड के कंट्रोलर एंड मैनेजर बन जाते हो तो तुम वापस अपने वर्ल्ड में आराम से बिना चोटों के साथ जा सकते हो। जॉन पहले मिस सू की इस बात को सुनकर काफी ज्यादा उदास हो जाता है। वो सोचता है कि वो ऐसे घटिया इंफ्रास्ट्रक्चर, ऐसे डीमंस के साथ इस घटिया जगह पर कैसे ही रह सकता है। लेकिन तभी जॉन को अपने ग्रैंडपा की बात याद आती है, जहाँ पर जॉन के ग्रैंडपा ने उसे कहा था, सिन वर्ल्ड हमारे लिए एक ब्लेसिंग है, एक सम्मान की बात है और इसे कंट्रोल एंड मैनेज करना हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। जॉन को ये तीनों वर्ड्स याद आते हैं, जिसके बाद उसे समझ में आता है कि उसे सिर्फ यहाँ पर कैदियों को मैनेज ही करना है। जॉन इसे अपने गेम से रिलेट करता है, जिसके बाद वो सिन वर्ल्ड के कंट्रोलर और मैनेजर बनने पर राजी हो जाता है और वो नया वार्डन बन जाता है। वार्डन की पोजीशन एक्सेप्ट करने के बाद जॉन को अपनी बॉडी के अंदर पावर महसूस होने लगती है। उसे ऐसा लगता है कि वो आउटसाइड वर्ल्ड को सेंस कर सकता है। जॉन के हाथ पर वार्डन बनने के बाद एक निशान आ जाता है। उस सिंबल को देखकर जॉन को लगता है कि उसके हाथ पर एक चाबी आ चुकी है, जिसके बाद जॉन अपने हाथ को पोर्टल ओपन करने के लिए इस्तेमाल करता है एंड वो सक्सेसफुल भी रहता है। वो ह्यूमन वर्ल्ड के गेट को ओपन कर देता है। जॉन को अपना स्टोर और गेमिंग पीसी दिखाई देता है, जिसके बाद वो काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाता है एंड कहता है, फाइनली गेट ओपन हो चुका है, अब मैं वापस जा सकता हूँ। जॉन पोर्टल के अंदर जाने की कोशिश तो करता है, लेकिन वो इस चीज़ में फेल हो जाता है। मिस सू अब ज़मीन पर उतरती हैं एंड जॉन को कहती हैं कि वो उसे एक चीज़ बताना तो भूल ही गए। हालांकि वो अब सिन वर्ल्ड का कंट्रोलर है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं होता कि वो अभी पोर्टल के अंदर जा सकता है। उसे अभी कैंग फैमिली के स्पेशल वेपन्स को लेना होगा, तभी वो गेट के अंदर से बाहर और अंदर जा सकता है। जॉन ये सुन मिस सू से पूछता है, किस तरह का स्पेशल वेपन? मेरे पास तो सिर्फ एक कॉपर कॉइन है। मिस सू जॉन को कहती है कि उन्हें पता है कि स्पेशल वेपन कहाँ पर रखा गया है, लेकिन वो जॉन को इस चीज के बारे में नहीं बताएंगी। सू अब ताली बजाती है, जिसके बाद जॉन के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। वहाँ पर एक पोर्टल अपीयर होता है जो कि जॉन को एक अलग जगह भेज देता है। मिस सू हंसते हुए जॉन से कहती हैं, अब क्योंकि तुम भागना चाहते हो खुद से, तो क्यों ना तुम खुद से ही अपने स्पेशल वेपन को ढूंढो। जाते हुए मिस सू जॉन को ये हिंट दे देती हैं कि स्पेशल वेपन उसके बॉडी के ऊपर है। हालांकि ये हिंट जॉन को बिल्कुल भी समझ में नहीं आता और जॉन एक वेस्टलैंड पर जाकर गिर जाता है। जॉन सू के इस एक्शन से बिल्कुल भी खुश नहीं होता। नीचे गिरने की वजह से जॉन को थोड़ी बहुत चोटें तो आई होती हैं, उसे काफी ज्यादा दर्द महसूस होता है। तभी जॉन के पास आसपास जितने भी इमॉर्टल डीमंस होते हैं वो आने लगते हैं। इन सभी डीमंस को पता होता है कि जॉन कैंग फैमिली का वारिस है और इसीलिए अब वो जॉन से बदला लेने के बारे में सोचते हैं। हालांकि ये डीमंस जो थे वो जॉन को नहीं मार सकते थे, लेकिन ये जॉन को टॉर्चर करके उसकी लाइफ को मिजरेबल जरूर बना सकते थे। जॉन उन डीमंस की बातों को सुनकर कहता है, तुम ये क्या कह रहे हो? मैं तुम्हारे वर्ल्ड का बॉस हूँ, आखिर तुम मुझे क्यों मारना चाहते हो?
सभी डीमंस मिलकर जॉन पर हमला करने लगते हैं, लेकिन उनके बार बार हमला करने के बावजूद भी जॉन मरकर दोबारा वापस आता रहता है। इन सभी डीमंस की काफी ज्यादा एनर्जी इस चीज में जा रही होती है, इसलिए ये लोग भी थोड़े इरिटेट हो जाते हैं। इन डीमंस को ये बात समझ में आ जाती है कि जॉन पर फिजिकल हमले जो हैं वो काम नहीं करेंगे, इसीलिए अब ये इमॉर्टल डीमंस जॉन पर स्पिरिचुअल अटैक करने की बात करते हैं। अब एक इमॉर्टल डीमन अपने फैंटमलेस स्लीपिंग डीमन टेक्निक का इस्तेमाल करता है, जो कि जॉन पर काम आता है। इस डीमन की ये खास एबिलिटी जॉन की उन सभी हॉरेबल मेमोरीज को अवेकन कर देती है, एंड इस टेक्निक की वजह से अब जॉन को बहुत ज्यादा बुरे सपने आने वाले थे, और ये सपने जॉन के हॉरेबल मेमोरीज के होने वाले थे। जॉन को काफी बुरे सपने आते हैं। इन बुरे सपनों में इंक्लूड होता है जॉन की बेइज्जती, हार्ट ब्रेक एंड उसके ग्रैंड पेरेंट्स की बेइज्जती। ये सभी नाइटमेयर्स जॉन के दिल को नहीं तोड़ते, बल्कि उसके दिल को आग लगाने के काम आते हैं। जॉन अब प्रण लेता है कि वो अपनी फैमिली की इंसल्ट किसी को भी नहीं करने देगा, जिसके बाद जॉन उस इमॉर्टल डीमन की टेक्निक को ब्रेक करके उठ जाता है, एंड जॉन के जागते ही जॉन को एक अजीब पावर महसूस होने लगती है। जॉन कहता है क्या ये एक हेलुसिनेशन था। जॉन के हाथ में अब एक विप आ चुकी थी, जो कि काफी ज्यादा चमक रही थी। तभी वहां पर मिस सू भी आ जाती है, एंड जॉन से कहती है कांग्रेचुलेशन, अब तुम्हारे पास इस वर्ल्ड की रियल अथॉरिटी है, और अब तुम इस वर्ल्ड को मैनेज कर सकते हो। मिस सू जॉन को बताती है कि जो वेपन जॉन के हाथों में है वो स्ट्रॉन्गेस्ट वेपन है कैंग फैमिली का। इस वेपन का नाम गॉड विप है, और ये विप जो है वो जॉन के फर्स्ट एंसेस्टर कैंग जिया के समय से चलती हुई आ रही है। जॉन के फर्स्ट एंसेस्टर को ये वेपन दिया था युआन शी ताइजून ने, जो कि जेड वॉइस पैलेस के मालिक हैं, और ये गॉड विप उनकी सबसे ज्यादा प्रीशियस ट्रेजर है। ताइजून हिमालयास के हॉली मैन है। गॉड्स के बैटल के दौरान गॉड विप को 8 गॉड्स को मारने के लिए डिजाइन किया गया। बाद में विप कैंग जिया को दे दिया गया गॉड सीलिंग सेरेमनी के लिए। ये विप 3 फीट 6 इंच लंबी है। इसमें 21 सेक्शंस हैं, और हर सेक्शन में 4 सिंबॉलिक सील्स हैं, और 21 सेक्शंस को अगर देखा जाए तो इस विप में 84 सिंबॉलिक सील्स हैं। कैंग फैमिली के मेंबर होने के नाते जॉन को ये विप मिली है, ये ट्रेजर। मिस सू जॉन से कहती हैं लेकिन तुम्हें नहीं पता होगा कि इसे कैसे इस्तेमाल करते हैं। जॉन मिस सू की बात नहीं सुनता एंड कहता है कि उसके एंसेस्टर्स जरूर रिच रहे होंगे जो उनके पास इस जैसा ट्रेजर है। अब जॉन उन डीमंस की तरफ देखता है जिन्होंने पहले जॉन पर हमला किया था। वो डीमंस जॉन को अपनी तरफ देखता हुआ देख काफी ज्यादा घबरा जाते हैं। जॉन अब उस डीमन के पास जाता है जिसने कि उस पर अपनी नाइटमेयर वाली टेक्निक इस्तेमाल की थी। वो डीमन जॉन के आगे झुक जाता है एंड उससे माफी मांगने लगता है, लेकिन जॉन उसे कहता है चलो मैं अपनी विप पर तुम पे ट्राई करता हूँ। जॉन जैसे ही अपनी विप को उस डीमन पर मारता है तो उस डीमन को कुछ नहीं होता। ये देख वो डीमन, बाकी के डीमन एंड जॉन सभी के सभी हैरान हो जाते हैं। हालांकि मिस सू को इस चीज के बारे में पहले से ही पता होता है, इसलिए वो जॉन पर हंसने लगती हैं। जॉन मिस सू से पूछता है कि उसने तो कहा था कि गॉड विप सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट वेपन है, तो आखिर इसने कुछ क्यों नहीं किया। मिस सू जॉन को समझाती है कि विप को कैसे इस्तेमाल करना है। जैसा जैसा मिस सू बताती हैं वैसा वैसा जॉन करता है, जिसके बाद वो उन सभी डीमंस को सबक सिखाने में कामयाब रहता है। गॉड विप को लेवल 1 पर इस्तेमाल करने के बावजूद भी उसकी पावर साफ साफ दिखाई देती है, और ये चीज जॉन को काफी ज्यादा हैरान भी करती है। डीमंस को सबक सिखाने के बाद जॉन को उनका ऑरा मिलता है। जॉन इस ऑरा को बिल्कुल एक्सपीरियंस की तरह समझता है। लेवल अप करने पर जॉन विप की पूरे पोटेंशियल को इस्तेमाल कर सकता है, इसीलिए जॉन को लेवल अप करना होगा, या दूसरे शब्दों में कहा जाए तो और कल्टीवेशन करना होगा। मिस सू जॉन को समझाती है कि वेपन को इस्तेमाल करना एडमिनिस्ट्रेशन के लिए एक टास्क था, यानी कि जो कोई भी नया वार्डन बनता उसे एक न एक बार पहले गॉड विप को इस्तेमाल करना था। पूरी चीजें समझाने के बाद मिस सू कहती है कि अब वो बाहर जाने के लिए बिल्कुल तैयार है। जॉन मिस सू की बात को सुनकर उनसे कहता है आपने मुझे काफी ज्यादा इन्फॉर्मेशन दे दी है, क्या आपको इस चीज का डर नहीं है कि मैं इस इन्फॉर्मेशन का इस्तेमाल करके तुम्हारे अगेंस्ट हो जाऊंगा। मिस सू जॉन को बताती है कि वो ऑलरेडी अपने पनिशमेंट के टाइम को सिन वर्ल्ड में काट चुकी है। जितने भी मॉन्स्टर सिन वर्ल्ड के अंदर हैं उन सभी को एक स्पेसिफिक समय के लिए सिन वर्ल्ड के अंदर रहना होता है, लेकिन मिस सू अपने समय को ऑलरेडी काट चुकी थी। इसीलिए जॉन की विप
मिस सू पर काम नहीं करने वाली थी। जॉन इस चीज को ट्राई भी करता है एंड उसे पता चलता है कि मिस सू की बताई हुई बात बिल्कुल सही है। जॉन मिस सू से पूछता है, क्या ऐसा हो सकता है कि तुम्हारी तरह और भी डीमंस इस सिन वर्ल्ड में फंसे हुए हैं? अब क्योंकि कैंग फैमिली अपीयर नहीं हुई थी तो वो सभी लोग यहाँ पर फंसे हुए होंगे, है ना? मिस सू जॉन को बताती है कि इस चीज से कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि अब जॉन जो है वो सिन वर्ल्ड के साथ कनेक्टेड है। अब वो अपनी किस्मत से नहीं भाग सकता। मिस सू जॉन को उसे बाहर ले जाने के लिए कहती हैं और ये भी उसे वादा करती हैं कि वो उसे बाहर कल्टीवेशन सिखाएंगी ताकि जॉन ह्यूमन वर्ल्ड पर भी डोमिनेट कर सके। जॉन इस बात को सुनकर कहता है, मुझे किसी चीज पर काबू नहीं पाना है, मैं किसी चीज का राजा नहीं बनना चाहता, लेकिन पहले मुझे जो डीमंस के साथ नाइंसाफी हुई है उसे क्लियर करना होगा। जॉन अब मिस सू को अपने वर्ल्ड में बाहर ले जाने के लिए मान जाता है, जिसके बाद वो पोर्टल को ओपन करता है एंड वो उसी समय में वापस आ जाता है जिस समय में वो अपनी दुनिया से गायब हुआ था। हालांकि जॉन की लैंडिंग अच्छी नहीं हुई होती। मिस सू ह्यूमन वर्ल्ड में आकर काफी ज्यादा खुश दिखाई दे रही होती हैं। जॉन भी अपने आसपास देखता है एंड उसे वही तीनों लोग दिखाई देते हैं जो कि पहले उसे परेशान कर रहे थे। इस चीज से जॉन को समझ में आता है कि सिन वर्ल्ड के अंदर और उसके रियल वर्ल्ड का टाइम जो है वो सेम नहीं है, यानी सिन वर्ल्ड के अंदर काफी ज्यादा समय रियल वर्ल्ड के कुछ सेकंड्स के बराबर ही है। इस दौरान मिस सू जॉन से एक बात छुपाती हैं। ये बात होती है सिन वर्ल्ड से रिलेटेड। कुछ समय बाद मिस सू जॉन से कहती हैं कि उन्हें शॉपिंग करने के लिए जाना है, इसलिए जॉन उन्हें शॉपिंग करने के लिए लेकर जाता है। लेकिन जॉन को जल्दी ही इस चीज़ का रिग्रेट होता है, क्योंकि मिस सू जो होती है वो जॉन से काफ़ी ज़्यादा आगे जा रही होती हैं। ये बात इस समय हैरानी की इसलिए नहीं होती क्योंकि मिस सू ह्यूमन वर्ल्ड को हजारों सालों बाद जो देख रही होती है। जॉन मिस सू को उनके लिए कपड़े खरीदने के लिए लेकर आया होता है। मिस सू ह्यूमन वर्ल्ड के बारे में काफी ज्यादा एक्साइटेड होती है, वो नई नई चीजें ट्राई कर रही होती है। हालांकि जो लोग मिस सू एंड जॉन को साथ में देख रहे होते हैं वो लोग उनके बारे में काफी ज्यादा बातें करते हैं। इन दोनों की जोड़ी इतनी ज्यादा क्यूट होती है कि लोग इनकी फोटोज भी खींच रहे होते हैं। अब क्योंकि जॉन पहले पॉपुलर रह चुका था तो कुछ लोग उसे पहचान भी रहे थे, इसलिए जॉन को काफी जगहों से भागना पड़ता है। जॉन भागते भागते एक फीमेल क्लोथिंग शॉप में पहुंचता है, जहां पर पहुंचकर उसकी मुलाकात उस शॉप के मैनेजर से होती है, जो कि जॉन पर काफी ज्यादा गुस्सा होती है एक फीमेल स्टोर पर ऐसे घुस जाने के लिए। जॉन अपने आसपास लड़कियों को देखता है, लड़कियां भी जॉन को देखकर काफी ज्यादा हैरान होती हैं क्योंकि ये शॉप एक स्विम सूट शॉप होती है। जॉन मैनेजर से माफी मांगता है, लेकिन तभी पीछे से मिस सू वहाँ पर आ जाती है। सू जॉन को स्विमिंग सूट के बारे में बताती है जो कि उन्होंने पहना हुआ होता है। उस शॉप की मैनेजर सू को देखती है, जिसके बाद वो कहती है, ओह तो आप अपनी बेटी को अपने साथ लेकर आए हैं उसे स्विम सूट दिलाने के लिए। इस चीज को सुनकर मिस सू कहती है कि वो दोनों बाप बेटी नहीं है। मिस सू सिर्फ जॉन के घर पर रह रही हैं, वो लोग एक दूसरे को नहीं जानते हैं पहले से। इस बात को सुनकर मैनेजर को और जितने भी वहाँ पर फीमेल कस्टमर्स होती हैं उनको काफी ज्यादा गुस्सा आ जाता है। उन लोगों को लगता है कि जॉन एक क्रीप है जो कि एक बच्ची को किडनैप किए हुए हैं। कुछ लोग पुलिस को भी इस किडनैपिंग के बारे में कॉल कर देते हैं। जल्दबाजी में जॉन मिस सू को स्विम सूट में ही बाहर लेकर आ गया था, इसीलिए मिस सू अपने मैजिक का इस्तेमाल करके अपने लिए दोबारा से कपड़े बना लेती हैं। जब जॉन को इस चीज के बारे में पता चलता है कि मिस सू अपने मैजिक की मदद से अपने लिए कपड़े बना सकती हैं तो उसे गुस्सा आता है एंड कहता है, अगर मुझे पता होता कि तुम क्लोथ्स ऐसे चेंज कर सकती हो तो मैं तुम्हारे लिए क्लोथ्स नहीं खरीदता। मिस सू कहती हैं कि कपड़े बदलने वाला स्पेल जो है वो काफी ज्यादा मैजिक पावर कंज्यूम करता है और यहाँ पर ज्यादा स्पिरिचुअल एनर्जी नहीं है। सभी लोग जॉन एंड सू के पीछे भाग रहे होते हैं। सभी लोग और पुलिस वाले जॉन को एक किडनैपर कहते हैं। अपेरेंटली जॉन एंड सू एक लड़की के बगल से होकर गुजरते हैं एंड जिस लड़की के वो बगल से होकर गुजरते हैं वो लड़की अपेरेंटली एक प्रैक्टिशनर होती है, जिसे कि सू से इविल स्मेल आती है जो कि काफी ज्यादा एंशिएंट इविल स्मेल होती है। ये लड़की जॉन को और सू को पहचान चुकी थी एंड अब ये किडनैपर वाली बात सुनकर जॉन पर और ज्यादा गुस्सा हो जाती है एंड कहती है कि वो काफी ज्यादा अनलकी था कि वो उसके बगल से होकर गुजरा। ये लड़की राइटियस पाथ की प्रैक्टिशनर होती है और इसकी ड्यूटी होती है इविल को एलिमिनेट करने की। जैसे तैसे करके जॉन
सू को अपने साथ घर पर लेकर आता है। सू अपने कपड़े चेंज करती है एंड अब वो जॉन से दोबारा से बाहर जाने की बात करती है, लेकिन जॉन उसकी इस बात को कुछ समय के लिए टाल देता है एंड कहता है कि यहाँ पर जो कंप्यूटर पड़ा है तुम उस पर कुछ देख सकती हो, इस कंप्यूटर के अंदर सब कुछ है। सू कंप्यूटर को देखकर काफी ज्यादा एक्साइटेड हो जाती है एंड अब वो जॉन से कहती है क्या इस पे गेम खेलते हैं। जॉन सू को समझाता है हाँ इसमें गेम खेल सकते हैं और मैं गेम का रियल गॉड हूँ। सू भी खेलने की बात करती है, जिसके बाद जॉन सू को खेलना सिखाता है। जॉन के दिमाग में एक आइडिया होता है। जॉन सोचता है कि वो सू को खेलना सिखाएगा, जिसके बाद वो और सू मिलकर दोबारा से गेमिंग वर्ल्ड पर डोमिनेट करेंगे। कुछ समय सू को सिखाने के बाद जॉन को पता चलता है कि सू गेम में बेकार है और वो गेमिंग अच्छे से नहीं कर सकती है। कुछ समय बाद जॉन सू से कहता है तुमने कहा था कि तुम मुझे कुछ सिखाओगी, लेकिन अब तुम गेम्स में खो चुकी हो। तभी जॉन के कमरे के अंदर एक कार्ड आता है और ये वही कार्ड होता है जो कि पहले उस राइटियस पाथ के प्रैक्टिशनर के पास होता है, यानी कि उस लड़की के पास होता है। मिस सू अभी भी पीसी पर गेम खेल रही होती है एंड वो गेमिंग में काफी ज्यादा मगन होती है। जॉन दोबारा से मिस सू को याद दिलाता है कि उन्होंने उसे प्रॉमिस किया था कि वो उसे प्रैक्टिस करने में मदद करेंगे। अब जॉन की बात सुनकर मिस सू अपने मैजिक की मदद से जॉन को एक बुक देते हैं एंड उसे अब वहां से जाने के लिए कहते हैं। जॉन उस बुक को देखता है एंड उसे पता चलता है कि वो बुक मेडिसिन किंग सूत्रा है। उस बुक में कल्टीवेशन स्टार्टिंग का तरीका लिखा हुआ है, जिससे कि जॉन अपनी फिजिकल बॉडी से ब्रेक थ्रू कर पाएगा और ये वो कर पाएगा अपनी मैरो एंड बोन को क्लीन करके। इस बुक में ड्रग्स के इस्तेमाल से फिजिकल बॉडी से ब्रेक अवे करने की बात की गई होती है। जॉन अब बुक के अंदर की रेसिपी को देखता है एंड रेसिपी को देखकर उसका रोना निकल जाता है, क्योंकि बुक के अंदर जितने भी इंग्रेडिएंट्स के बारे में बताया जाता है वो सभी हाई ग्रेड गुड्स होते हैं, यानी कि वो काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंसिव होते हैं। हालांकि जॉन के पास कोई और ऑप्शन नहीं होता, इसीलिए वो अपनी पूरी करियर की सेविंग को भी इन इंग्रेडिएंट्स को खरीदने पर लगाने की बात करता है एंड वहाँ से हर्ब्स की शॉप पर चला जाता है। मीनवाइल मिस सू को उस कार्ड की प्रेजेंस हो जाती है। एक्चुअल में वो कार्ड एक पेपर पपेट होता है जिस पर कि मिस सू गुस्से में अपना पैर रखती हैं। मिस सू उस पेपर पपेट को अपने पैर से उठाती हैं। मिस सू को पता होता है कि जिस किसी ने भी इस पेपर पपेट को या फिर पेपर सोल्जर को बनाया है वो इतना ज्यादा हाईली स्किल्ड नहीं है, लेकिन ये पेपर पपेट जो है वो काफी ज्यादा स्पिरिचुअल है। मिस सू कहती है ये टेक्निक जरूर किसी के फैमिली की ट्रेजर होगी। लगता है कि टेलिस्मैन स्कूल का जो मॉन्क है वो 1000 सालों बाद भी नहीं बदला है। मिस सू के दिमाग में एक आइडिया आता है, जिसके बाद वो अपने मैजिक की मदद से उस पेपर सोल्जर को और ज्यादा पावरफुल बना देती हैं एंड उसे जॉन के पीछे छोड़ देती हैं। कुछ समय बाद जॉन हर्ब्स की शॉप पर पहुंचता है एंड वहां पर पहुंचते ही वो पेपर सोल्जर जॉन के पैरों पर चढ़ जाता है। पेपर सोल्जर के ऐसे करते ही उस लड़की को जिसने कि उस पेपर सोल्जर को पहले छोड़ा था उसे जॉन के बारे में पता चल जाता है, जिसके बाद वो जॉन की लोकेशन पर तुरंत पहुंचती है। वहां पहुंचने के बाद वो लड़की दोबारा से अपने पेपर सोल्जर एक्शन टेक्निक को इस्तेमाल करती है जॉन को तकलीफ पहुंचाने के लिए। दूसरी तरफ मिस सू ने जो पेपर पपेट बनाया था वो अचानक से एक्टिवेट हो जाता है। जॉन को अभी भी इस चीज के बारे में नहीं पता होता, वो अभी भी हर्ब्स खरीद रहा होता है। तभी अचानक से जॉन को पीछे से किसी के चिल्लाने की आवाज आती है। जॉन अपने सामने उस पेपर पपेट को देखता है। वो लड़की नीचे जमीन पर गिर चुकी होती है। असल में वो लड़की पेपर पपेट की मदद से जॉन को सबक सिखाना चाहती थी, लेकिन उसका पेपर पपेट उस पर ही हमला कर देता है। ये देख वो लड़की काफी ज्यादा हैरान हो जाती है एंड जॉन को इस चीज के लिए ब्लेम करती है कि उसने उसके पेपर पपेट में कुछ न कुछ गड़बड़ी करी है। जॉन ये सुन कंफ्यूज हो जाता है, जिसके बाद वो अपना हाथ आगे बढ़ाता है एंड उसे कहता है क्या तुम्हें मदद की जरूरत है? चलो मैं तुम्हारी मदद करता हूँ। ये सुन वो लड़की जॉन से पूछती है क्या तुम मुझ पर दोबारा से हमला करने की कोशिश कर रहे हो? अब वो लड़की जल्दी से अपने पैरों पर खड़ी होती है एंड जॉन को एक ईविल कहती है। वो लड़की दोबारा से अपने पेपर पपेट कार्ड्स को बाहर निकाल लेती है एंड कहती है तुमने स्ट्रीट पर क्राइम किया है, तुमने मेरे पेपर पपेट्स को भी खराब किया है और अब तुम किसी का फायदा उठाना चाहते हो, तुम्हें इसका सबक जरूर मिलेगा। वो लड़की अब जॉन के ऊपर काफी ज्यादा पेपर पपेट्स को छोड़ देती है। यहाँ से एक चीज पता चलती है कि ये लड़की टियानशिन सेक्ट की फाये लियू होती है। अब लियू जॉन पर उसे मारने के इंटेंट से हमला करती है। जॉन उसके हमले को आता हुआ देखकर काफी ज्यादा कंफ्यूज हो जाता है। जॉन को पता होता है कि लियू एक प्रैक्टिशनर है, लेकिन उसे अभी ये नहीं पता होता कि वो प्रैक्टिशनर उस पर हमला क्यों कर रही है।
लियू के हमले को आता हुआ देखकर जो पेपर पपेट सू ने बनाया था वो बीच में आ जाता है एंड जॉन की जान बचा लेता है। हालांकि इस चीज में उसकी खुद की जान चली जाती है। मिस लियू ये देखकर काफी ज्यादा हैरान हो जाती है एंड वो जॉन से पूछती है, तुम्हें टियानजिन स्कूल के पेपर फोल्डिंग टेक्निक के बारे में कैसे पता है? जॉन ये सुन लियू से कहता है, मुझे नहीं पता कि तुम किस चीज के बारे में बात कर रही हो। क्या रियल प्रैक्टिशनर्स इतने ज्यादा बेवकूफ होते हैं? जॉन की बात को सुनकर लियू को और ज्यादा गुस्सा आ जाता है एंड वो कहती है, तुमने मुझे मेरी ट्रू स्ट्रेंथ रिवील करने पर मजबूर कर दिया है। पहले मैं तुम्हें इतना चोट नहीं पहुंचाना चाहती थी। लियू अब अपनी पावर को गैदर करने लगती है। ये देखकर जॉन घबरा जाता है। अब लियू अपने लिए 2 वेपन्स को समन करती है। जॉन उन वेपन्स को देखकर काफी ज्यादा घबरा जाता है, जिसके बाद वो अपने वार्डन लेवल 1 परमिशन को यूज करके सिन वर्ल्ड का गेट खोल देता है एंड उसके अंदर चला जाता है। ये देख वो दुकानदार एंड लियू दोनों ही हैरान हो जाते हैं। लियू को रियलाइज होता है कि जॉन का ऑरा पहले जैसे सिंफुल ऑरा की तरह नहीं है और ना ही जॉन का ऑरा एंड उस पेपर सोल्जर के ऊपर लगे हुए स्पेल ऑरा, वो दोनों अलग हैं। अब लियू सोचती है, क्या ये काम इविल कल्टीवेटर्स के ग्रुप का हो सकता है? अब जब लियू अपनी सोच में इतनी मगन होती है तभी वो शॉपकीपर जिससे कि जॉन ने सामान लिया होता है वो अपने हर्ब्स के पैसे लियू से मांगने लगता है। उस आदमी को लगता है कि ये सब जो कि अभी उसके सामने हुआ था वो सब एक नाटक है। लियू को इस चीज से काफी ज्यादा गुस्सा आता है एंड वो जॉन से दोबारा मिलने की बात करती है। मीनवाइल इस बार जब जॉन सिन वर्ल्ड के अंदर जाता है तब उसका ऑरा एक और डीमन सेंस करती है। जॉन अब पोर्टल के अंदर से बाहर निकलता है, जिसके बाद वो अपनी शॉप पर पहुंचता है जहां पर मिस सू अभी भी गेम खेल रही होती है। जॉन पोर्टल से बाहर निकलते ही कहता है कि वो खतरे से बाहर आ चुका है। जॉन की बात सुनकर मिस सू पीछे मुड़ती हैं एंड उससे पूछती हैं, खतरे से बाहर आ चुके हो? अभी जो तुमने किया यानी कि तुम पोर्टल के अंदर गए और फिर बाहर आए, ऐसा करके तुमने सिन वर्ल्ड को अपनी सिनफुल ब्रेथ दे दी। अब इस चीज से ये होगा कि जितने भी लोग सिन वर्ल्ड के अंदर होंगे उन्हें तुम्हारे प्रेजेंस का पता चल जाएगा, जिसके बाद तुम्हारी परेशानियां जो हैं वो तुम्हारे लिए आगे और ज़्यादा बढ़ जाएंगी। ये सुनकर जॉन और ज़्यादा घबरा जाता है एंड वो कहता है कि उसने पहले भी ऐसा किया था, तो पहले कुछ क्यों नहीं हुआ और अब मिस सू ऐसा क्यों कह रही है? मिस सू जॉन की बात का जवाब देती हैं एंड वो उसे बताती हैं कि पहले जॉन के साथ मिस सू थी और सू की वजह से ही जॉन का ऑरा दबा हुआ था और उसकी आइडेंटिटी हिडन थी। मिस सू जॉन को बताती हैं कि अब वो बहुत बड़े खतरे में है। मिस सू अभी भी गेम्स में हार रही होती है, इसीलिए वो गुस्से में आकर जॉन का माउस टेबल पर मारकर तोड़ देती हैं। जॉन अपने माउस के पास जाता है एंड अपने गेमिंग माउस के टूट जाने पर काफी ज्यादा रोता है। दूसरी ओर मिस सू बात करती है कि अगर उसका ओपोनेंट रियल वर्ल्ड में उनके साथ फाइट कर रहा होता तो 2 मूव्स में ही मारा जाता। अब मिस सू अपनी पावर का इस्तेमाल करके जॉन को एक नया माउस दिला देती हैं, क्योंकि जॉन काफी ज्यादा रो रहा होता है। माउस के ठीक हो जाने पर जॉन काफी ज्यादा खुश हो जाता है। मिस सू कहती हैं कि अच्छी बात यह है कि जॉन उनके साथ है तो वो अपनी हार को रिकवर कर सकते हैं। जॉन अब मिस सू को कहता है, क्या आप मेरी प्रैक्टिस में अब मदद कर सकती हैं? जॉन की बात सुनकर मिस सू जॉन को बताते हैं कि वो उसकी मदद तो कर देंगे, लेकिन इससे पहले जॉन को सू की मदद करनी होगी उसके ओपोनेंट को हराने में। अब क्योंकि जॉन गेम में काफ़ी ज़्यादा अच्छा होता है इसीलिए वो अपनी चेयर पर बैठता है एंड मिस सू से कहता है कि ये उसके लिए पीस ऑफ केक है और वो इसे बहुत ज़्यादा आराम से कर लेगा। जैसे ही जॉन अपने ऑनर स्कोर को देखता है यानी कि अपने प्लेयर स्टैट्स को देखता है तो उसे पता चलता है कि मिस सू काफ़ी बार गेम में हार चुकी हैं, जिसकी वजह से जॉन का बहुत शानदार रिकॉर्ड अब बहुत ज़्यादा बेकार रिकॉर्ड में तब्दील हो चुका है। इससे भी गलत चीज़ ये होती है कि जॉन के जितने भी ओपोनेंट्स होते हैं वो उसे ऑनलाइन हरास करने लगते हैं, क्योंकि पहले जॉन गेम में अपने आप को एक प्रोफेशनल प्लेयर क्लेम करता था, लेकिन अब वो सिर्फ एक लाफिंग स्टॉक बन के रह चुका है। जॉन मिस सू से कहता है कि वो उसके नेम के अंडर खेल रही थी और अब जॉन के लिए सारी चीजें खत्म हो चुकी हैं। जॉन के नेम के अंडर मिस सू काफी बार हार चुकी हैं, जिसकी वजह से गेम के अंदर जॉन की रेपुटेशन बहुत ज्यादा नीचे गिर गई है। जॉन कहता है कि उसने सिन वर्ल्ड को मैनेज करने का इसलिए सोचा था ताकि वो गलत को सुधार सके, लेकिन उसने ये एक्सपेक्ट नहीं किया था कि मैनेज करने की वजह से उसके गेमिंग करियर पर ये इफेक्ट पड़ेगा। जॉन की इतनी ज्यादा रैंट सुनकर मिस सू पीछे से उसे एक थप्पड़ मारते हैं, जिससे कि वो बेहोश हो जाता है। मिस सू से कहते हैं कि वो सिर्फ कुछ ही गेम्स हारे हैं और अब कुछ समय के लिए सो जाना ही जॉन के लिए बेहतर है। कुछ समय बाद जॉन की आंखें खुलती हैं। जॉन अपने आप को एक हॉट पॉट में पाता है
जहाँ पर मिस्सू जॉन को अलग अलग हर्ब्स के साथ बॉईल कर रहे होते हैं। जॉन को पहले समझ में नहीं आता कि उसके साथ क्या हो रहा है, जिसके बाद जॉन मिस्सू पर चिल्लाकर कहता है कि वो उसके साथ क्या कर रही है। मिस्सू जॉन को ऐसा रिएक्ट करता हुआ देखकर अजीब सा चेहरा बनाते हैं, जिसके बाद वो जॉन को बताते हैं कि वो उसकी मदद कर रहे हैं ताकि जॉन की बोन मैरो चेंज हो सके। मिस्सू जॉन को ये भी बताती हैं कि इस वर्ल्ड में जो हर्ब्स हैं वो इतने बढ़िया नहीं हैं, इसीलिए इस पानी के अंदर मिस्सू ने कुछ स्पिरिचुअल एनर्जी भी डाली है जो कि जॉन की बॉडी एब्जॉर्ब कर लेगी या टेस्ट कर लेगी। जॉन ये सुनकर कहता है टेस्ट। जॉन के इतने कहते ही मिस्सू उसे एक और बार मारती हैं और वहाँ से जाते हुए कहती हैं एंड उसे कहती हैं कि उसे इस पानी में डूबे रहना है, तब तक वो उसके लिए एक बॉडी रिफाइनिंग ट्रेजर बनाने जा रही हैं। मिस्सू के जाते ही जॉन कहता है कि उसे लग रहा है कि वो कुछ चीज भूल चुका है। थोड़े टाइम बाद जॉन मिस्सू के पास जाता है एंड वो एक चीज को देखकर काफी ज्यादा शॉक्ड हो रहा होता है। मिस्सू जॉन को एक बच्चों वाली वॉच दिखाती हैं एंड उसे बताती हैं कि वो एक लेजेंडरी बॉडी फॉर्मिंग वेपन है जो कि जॉन की मोर्टेलिटी की लिमिट्स को तोड़ने में मदद करेगा। बस जॉन को उस बच्चों जैसे दिखने वाली वॉच को पहन के रखना है और एक्सरसाइज करनी है नॉर्मली। हालांकि मिस्सू जॉन से ये बात भी छुपाती हैं कि उस वॉच का एक और फंक्शन है जो कि है जॉन की पुरानी बातों का पता लगाना, जिसका इस्तेमाल मिस्सू अपेरेंटली जॉन को धमकाने के लिए इस्तेमाल करने वाले थे फ्यूचर में। एनीवे जॉन मिस्सू से कहता है क्या मैजिक वेपन ऐसे ग्रो होता है? ये तो बिल्कुल टॉय ट्रांसफॉर्मर की ट्रांसफॉर्मेशन की तरह है जो कि मैं एलिमेंट्री स्कूल के बच्चों को बेचता हूँ। जॉन मिस्सू को ये भी बताता है कि वो इन जैसी वॉचेस को एलिमेंट्री स्कूल के बच्चों को भी बेचता है, लेकिन इस चीज़ के कहने के बावजूद भी मिस्सू उसकी एक भी नहीं सुनती एंड जॉन को वो बच्चों वाली वॉच पहना देती हैं एंड उसे कहती हैं कि आर्टिफैक्ट जितना अगली होगा यानी बदसूरत होगा उतना ही जॉन का मन उसे अपनी बॉडी से हटाने का करेगा। जॉन इस बात को सुनकर कंफ्यूज हो जाता है एंड अब वो उस आर्टिफैक्ट की तरफ देखने लगता है। जो वॉच जॉन ने पहनी होती है वो जॉन के क्वी एंड उसके ब्लड को कंप्रेस करने में उसकी मदद करेगी ताकि जब भी वो एक्सरसाइज करे तो उसकी बॉडी फोर्स हो बाहर के ऑरा को एब्जॉर्ब करने में। इस चीज से जॉन को नॉर्मल ट्रेनिंग के मुकाबले 100 गुना ज्यादा बेनिफिट होगा और उसका 10 गुना वेट और बढ़ेगा। मिस्सू जॉन को ये भी बताती हैं कि जब तक वो एक्टिवली मूव करता रहेगा उसकी बॉडी एक्टिवली रिफाइन होती रहेगी और जब जॉन की बॉडी बिल्कुल तैयार हो जाएगी तो वो वॉच ऑटोमेटिकली ही निकल जाएगी। जॉन इस बात को सुनकर काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड हो जाता है, जिसके बाद वो कहता है ये काफ़ी ज़्यादा आसान है, मैं ऑलरेडी अपनी बॉडी को वॉश कर चुका हूँ, इसीलिए मुझे इस चीज़ में ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी। ये बच्चों वाली वॉच जो है मैं इसे 1 हफ्ते के अंदर ही निकालने में कामयाब रह पाऊंगा। मिस्सू इस बात को सुनकर जॉन को बताती हैं कि इस वॉच का इस्तेमाल जॉन सिर्फ पब्लिक एरिया में ही कर सकता है, यानी कि उसे पब्लिक एरिया में इस बच्चों जैसी वॉच को पहनकर एक्सरसाइज करनी होगी और उसे ऐसा इसीलिए करना है क्योंकि बाहर इंडोर्स के मुकाबले यानी कि शॉप के अंदर के मुकाबले ज़्यादा ऑरा है, इसीलिए उसकी बॉडी ज़्यादा ऑरा एब्जॉर्ब करेगी। मिस्सू की इस बात को सुनकर जॉन परेशान हो जाता है, लेकिन जॉन मरता और क्या ना करता, उसे पब्लिक प्लेस में जाके एक्सरसाइज करनी पड़ती है। वो कड़ी धूप में एक पार्क के बीचों बीच ट्रेनिंग करना शुरू करता है। हालांकि जॉन एक्सरसाइज में इतना भी बढ़िया नहीं होता, जिसके लिए आसपास के बूढ़े लोग उसके बारे में बात भी करते हैं। अब जब जॉन एक्सरसाइज कर रहा होता है तभी उसके पास एक छोटा सा बच्चा आता है एंड उससे उसके वॉच के बारे में पूछता है, जिसके बाद वहाँ पर एक दूसरा बच्चा आता है एंड वो अपनी टॉय वॉच को फ्लेक्स करता है। जॉन को लगता है कि ये चीज़ बॉडी ट्रांसफॉर्मेशन नहीं हो सकती, ये तो एक बॉडी रिफाइनमेंट की तरह है। उन बच्चों की बातें सुनकर वहाँ पर और ज़्यादा लोग इकट्ठे हो जाते हैं एंड वो लोग अब जॉन का मजाक उड़ाने लगते हैं एक टॉय वॉच पहनने के लिए। तभी पीछे से जिन लोगों को जॉन ने डरा के भेजा था उनके कुछ और आदमी आ जाते हैं एंड वो लोग बात करते हैं कि कल उन्हें जॉन से पैसे नहीं मिले थे, लेकिन अब वो जॉन से पैसे ले सकते हैं क्योंकि जॉन जो है वो एक काफी ज्यादा कमजोर आदमी है। वो दोनों लोग अपने सामने खड़े हुए लोगों को साइड कर देते हैं, जिसके बाद वो जॉन के पास जाते हैं एंड उसे डरावनी आवाज में बुलाते हैं। हालांकि जॉन का ऑरा अभी तक काफी ज्यादा स्ट्रांग हो चुका होता है, जिसके बाद जॉन के थोड़े से उन्हें मॉक करने पर ही उन लोगों की हालत खराब हो जाती है एंड वो लोग वहां से जॉन से माफी मांगकर भागने लगते हैं। इस बीच जॉन को रियलाइज होता है कि सिन वर्ल्ड इन दोनों लोगों के ऑरा पर अजीब रिएक्ट करता है और ये चीज जॉन को काफी ज्यादा अजीब लगती है। जॉन को पता होता है कि सिन वर्ल्ड सिर्फ प्रैक्टिशनर या फिर इविल ऑरा के डीमंस पर ऐसा रिएक्ट करता है, लेकिन क्योंकि ये दोनों लोग प्रैक्टिशनर्स नहीं होते
तो जॉन को लगता है कि ये दोनों डीमंस हैं, या तो जिन लोगों के साथ ये काम कर रहे हैं वो लोग डीमंस के साथ इन्वॉल्व हैं। जॉन कहता है कि उसे इस मौके का फायदा उठाकर लेवल अप करना चाहिए। अब ये दोनों लोग भागते हुए एक अबैंडन फैक्ट्री में पहुंचते हैं, जहां पर इनके सीनियर्स इनसे पूछते हैं कि इन्होंने 2 दिन से जॉन से पैसे क्यों नहीं निकलवाए हैं। जिसके बाद ये दोनों लोग बताते हैं कि इसके पीछे का ये कारण है कि जॉन काफी ज्यादा अजीब है। ये सुनकर इनका बॉस इन्हें कहता है कि इसमें डरने की कोई बात नहीं है, अभी हम जाकर उसे ढूंढेंगे और उसे वहीं पर मारेंगे। तभी जॉन भी उस अबैंडन फैक्ट्री में पहुंचता है एंड उन्हें कहता है कि मुझे ढूंढने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैं ऑलरेडी यहाँ पर आ चुका हूँ। अब तुम लोग मेरे चंगुल से नहीं बच सकते हैं। जॉन के हाथ में जो घड़ी होती है उस चीज़ की वजह से मिस सू को भी इस चीज़ के बारे में अंदाज़ा लग जाता है। हालांकि मिस सू जॉन को एक बात बताना भूल जाते हैं कि फाइटिंग के दौरान वो ऑब्जेक्ट्स को मार नहीं सकता, यानी कि उन्हें चोट नहीं पहुंचा सकता है, क्योंकि वॉच के लिए फाइटिंग भी एक्सरसाइज ही है। जॉन को देखकर वो लोग अब अपने बॉस को बताते हैं कि जॉन जो है वो काफी ज्यादा इविल है और उन्हें जॉन से संभल कर फाइट करनी होगी। हालांकि उनके जो सीनियर्स होते हैं वो उन्हें कहते हैं कि अब तुम हमें फाइट करता हुआ देखो और सीखो कि फाइट कैसे करते हैं। हालांकि जॉन का ऑरा सेंस करने पर ही उन लोगों की हालत काफी ज्यादा खराब हो जाती है। जॉन उन लोगों को कहता है, तुम लोग मुझसे फाइट करना चाहते हो, मैं तुम्हें बता दूं मैं पहले कोई फाइट नहीं जीत पाता था, लेकिन अब जॉन का ऑरा सेंस करने पर ही उन लोगों को लगता है कि जॉन जो है वो काफ़ी समय से फाइट कर रहा है और वो काफ़ी बार मरते मरते बचा है। इसी चीज़ को दिमाग में रखते हुए वो लोग जॉन से संभल कर लड़ने के बारे में बात करते हैं। अब जैसे ही जॉन एक आदमी को अपना पंच मारता है तो उस आदमी को कुछ नहीं होता और वो टोटली फाइन होता है। जॉन पंच मारने की वजह से थोड़ा थक जाता है, जैसा कि नॉर्मली एक्सरसाइज करने पर होता है। जॉन अपनी घड़ी की तरफ देखता है एंड उसे पता चलता है कि उसकी घड़ी जो है वो एक्टिवेट हो चुकी है। इसका मतलब ये हुआ कि पंच करना भी बॉडी बिल्डिंग एक्सरसाइज में ही काउंट हो रही है, जिसकी वजह से वो इन लोगों को चोट नहीं पहुंचा पाएगा। जॉन की इस हालत पर उस गैंग के सभी मेंबर्स उस पर जोर से हंसते हैं एंड जॉन से कहते हैं कि उन्हें लगा था कि जॉन किसी तरह का फाइटर होगा, लेकिन जॉन सिर्फ एक मिडिल एज आदमी है एक टॉय वॉच के साथ। इतना कहने के बाद वो सभी लोग हथियार उठा लेते हैं एंड जॉन पर जोर जोर से मारने लगते हैं। हालांकि कुछ सेकंड्स बाद उन लोगों को रियलाइज होता है कि उनका वेपन जो है वो बेंड हो चुका है। ये लोग जॉन पर एक मेटल पाइप से हमला कर रहे होते हैं एंड ये मेटल पाइप बेंड हो जाती है। उन लोगों को लगता है कि इस मेटल पाइप के साथ ही कोई प्रॉब्लम होगी, इसीलिए वो उस मेटल पाइप को खुद पर आजमाते हैं। उन्हें पता चलता है कि मेटल पाइप के साथ कोई भी गड़बड़ नहीं है। जॉन ये देखकर काफ़ी ज़्यादा इम्प्रेस हो जाता है अपनी बॉडी स्ट्रेंथ को देखकर एंड वो कहता है कि वो अब बॉडी क्लींसिंग के बाद अपनी स्ट्रेंथ देखने का और ज़्यादा इंतज़ार नहीं कर सकता। इतना कहने के बाद जॉन उस आदमी से मेटल पाइप छीन लेता है एंड अपने सर पर जोर से मारता है। जॉन को कुछ नहीं होता एंड वो मेटल पाइप बेंड हो जाती है। ये देखकर जितने भी मेंबर्स वहाँ पर होते हैं उनकी हालत ख़राब हो जाती है। दूसरी ओर जॉन सोचता है, मैं सिर्फ डिफेंड कर सकता हूँ, अब मैं इन लोगों पर हमला कैसे करूँगा। अब तभी गैंग का एक मेंबर फायर एक्सटिंग्विशर को लेकर जॉन के सर पर मारता है, लेकिन फायर एक्सटिंग्विशर जॉन के सर को कोई भी चोट नहीं पहुँचाता है। ये देखकर वो गैंग का मेंबर काफ़ी ज़्यादा शॉक हो जाता है। जॉन पीछे मुड़ता है, जिसके बाद वो आदमी जिसने कि जॉन पर फायर एक्सटिंग्विशर मारा था वो अपने घुटनों पर बैठ जाता है एंड जॉन से माफ़ी मांगने लगता है। अब वो सभी लोग वहाँ से भागने की कोशिश करते हैं, लेकिन तभी जॉन उन्हें रोक देता है एंड अपने हाथ में फायर एक्सटिंग्विशर्स को लेकर उन सभी लोगों को धमकाने लगता है कि अगर वो लोग यहाँ से भागने की कोशिश करते हैं तो वो सारे फायर एक्सटिंग्विशर को फोड़ देगा, जिससे कि यहाँ पर बहुत बड़ा धमाका होगा और वो सारे लोग मारे जाएंगे। जॉन के ऐसे कहने पर वो सभी लोग घबरा जाते हैं, वो वहीं पर रुक जाते हैं। जिसके बाद वो जॉन से माफ़ी मांगते हैं। जॉन अब उनसे कहता है, तो ठीक है, मुझे साफ साफ बताओ तुम किसके साथ बिजनेस कर रहे हो, मुझे सब कुछ जानना है। जॉन के ये कहने पर वो जो ग्रीन बाल वाला आदमी होता है वो जॉन को सारी की सारी बातें बता देता है। इसी दौरान सिटी के एक एरिया जिसका नाम अंडरग्राउंड बेस होता है, वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा एनिमल्स को मारा जा रहा होता है एंड ये लोग जो कि इन एनिमल्स को मार रहे होते हैं वो प्लान करते हैं माउंटेन में जाकर वाइल्ड टाइगर को मारने का। इन सभी लोगों की बातों से पता चलता है कि ये सभी लोग एनिमल पोचर्स होते हैं, यानी कि वो लोग जो कि एनिमल्स को मारकर उनकी स्किन, टूथ या बोन्स का व्यापार करते हैं। इस गैंग के लीडर के पास एक कार्ड होता है जिसमें डिमोनिक ऑरा की प्रेजेंस होती है।
उस गैंग का बॉस अपने आदमियों से कहता है, इस कार्ड के साथ हम लोग फेल नहीं हो सकते हैं, वो टाइगर आज की रात मारा जाएगा। अब इस गैंग के लोग एनिमल्स को मारने के लिए निकल जाते हैं। इसी दौरान इस अंडरग्राउंड हॉल के बाहर जो लोग खड़े होकर इसे गार्ड कर रहे होते हैं वो भी अपने रिप्लेसमेंट की बात करते हैं, क्योंकि इनके रिप्लेसमेंट 10 मिनट लेट हो चुके थे। तभी सामने से एक आदमी आता है जो कि जॉन होता है एंड जॉन एज अ गार्ड डिस्गाइज करके वहां पर आया होता है। वो लोग जॉन को देखकर उससे पूछते हैं कि उसे इतनी ज़्यादा देर क्यों हो गई है। ये लोग जॉन को नहीं पहचान पा रहे होते हैं और इसीलिए ये जॉन को अपनी तरह एक गार्ड ही समझते हैं। वो लोग जॉन से पूछते हैं कि उसका साथी कहाँ पर है। जॉन बताता है कि उसके साथी का पेट खराब हो गया, इसीलिए वो लेट हो चुका है और वो अपने साथी से पहले ही यहाँ पर आ चुका है। अब जॉन उन लोगों को सिगरेट ऑफर करता है, जिसके बाद वो लोग जॉन की दी गई सिगरेट पीते हैं एंड उन्हें काफ़ी बढ़िया फील होता है। लेकिन ये सिगरेट जॉन ने खुद बनाई होती हैं याकुशिका सूत्रा से, और इस सूत्रा के सिगरेट पीने की वजह से ये दोनों लोग अब बेहोश हो जाते हैं। जिसके बाद जॉन इन लोगों को भी इनके साथियों के साथ बंदी बनाकर चला जाता है। जब जॉन ने उस पिछली वाली गैंग के लीडर से ये चीज़ पूछी थी कि वो किन के लिए काम करते हैं, तो उस गैंग का लीडर जॉन को बताता है कि वो ये तो नहीं जानते कि वो किस ग्रुप के लिए काम करते हैं, लेकिन जिस ग्रुप के लिए वो काम करते हैं वो ग्रुप काफ़ी ज़्यादा मिस्टीरियस है और वो ग्रुप सिर्फ उन्हें सामान को ट्रांसपोर्ट करने के लिए ही कहता है, वो भी एक बहुत बड़े से वेयर हाउस में। जिसके बाद वो हरे बाल वाला आदमी जो कि उस गैंग का लीडर होता है वो जॉन को वेयर हाउस की इन्फॉर्मेशन देता है। जिसके बाद जॉन इस अंडरग्राउंड वेयर हाउस में पहुंचता है। हालांकि वो हरे बाल वाला आदमी जॉन को ये भी बताता है कि वो जिस सामान को ट्रांसपोर्ट करते हैं उसे उसके बारे में कुछ नहीं पता और ना ही उसने कभी वेयर हाउस के अंदर देखा है। जॉन अब वेयर हाउस के दरवाजे की चाबी लेकर उसे खोल देता है। जिसके बाद वो वेयर हाउस के अंदर देखता है, उसे पहले ही काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग सिन की स्मेल आती है, लेकिन वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा अंधेरा होता है, इसीलिए जॉन को वहाँ अंदर कुछ नहीं दिखाई देता। जॉन पास में ही लगे हुए लाइट स्विच को ऑन करता है एंड जैसे ही वो अपने सामने देखता है तो उसे पता चलता है कि वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा एनिमल्स को बंदी बनाकर रखा गया है और कुछ एनिमल्स को मार दिया गया है। ना केवल एनिमल्स, इस जगह पर इंडेंजर्ड प्लांट्स को भी रखा गया था। जॉन को पता लग जाता है कि ये वेयर हाउस एक वाइल्ड लाइफ पोचिंग गैंग का है, यानी कि वो गैंग जो कि वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज को जैसे कि प्लांट्स एंड एनिमल्स को बंदी बनाकर उन्हें मार देती है एंड उनके बॉडी पार्ट्स को सेल करती है। ये काम काफ़ी ज़्यादा घिनौना होता है, इसीलिए जॉन को भी इस काम को देखकर काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आता है एंड वो अब डिसाइड करता है कि वो इन लोगों को सबक ज़रूर सिखाएगा। तभी जॉन के सामने एक बेयर ज़ोर से चिंघाड़ता है। जॉन को उस बेयर के लिए बुरा फील होता है। जिसके बाद वो बेयर जॉन से कुछ कहने की कोशिश करता है, लेकिन जॉन को उसकी बात समझ में नहीं आती। जिसके बाद जॉन सिन वर्ल्ड से उस बेयर को बाहर निकालता है जिससे कि वो पहली बार मिला था। वो बेयर जैसे ही सिन वर्ल्ड के बाहर आता है तो जॉन उसे केज में बंद हुए बेयर की बातों को ट्रांसलेट करने के लिए कहता है। हालांकि वो इविल बेयर ये सब देखकर काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूज होता है। पहले उसे लगता है कि वो आज़ाद हो गया, जिसके बाद वो खुशी के मारे काफ़ी ज़्यादा ज़ोर से चिल्लाने लगता है, लेकिन तभी पीछे से जॉन उसे कहता है, ओए अंधे बेयर इधर देखो। जिसके बाद वो बेयर जॉन से कहता है कि उसे धमकाने की कोशिश कौन कर रहा है। जैसे ही वो पीछे मुड़ता है तो वो इविल बेयर जो कि एक इविल स्पिरिट होती है, वो जॉन के हाथ में गॉड विप देखकर समझ जाता है कि जॉन सिन वर्ल्ड का वार्डन है। वो इविल बेयर जॉन को ग्रीट करता है। जिसके बाद जॉन उसे कहता है कि उसे अभी उसके ग्रीटिंग की ज़रूरत नहीं है। जॉन उस इविल बेयर स्पिरिट को बताता है कि वो चाहता है कि जो केज के अंदर बेयर बंद है वो उसे ट्रांसलेट करके उसे बताए। जॉन की बात सुनकर वो इविल स्पिरिट सामने बंद हुए बेयर को देखती है एंड वो काफ़ी ज़्यादा शॉक हो जाती है कि उसकी स्पीशीज़ का एक बेयर इस तरह केज में बंद है। अब क्योंकि वो बेयर ट्रांसलेट नहीं कर रहा होता तो जॉन उसे धमकाता है एंड जल्दी से ट्रांसलेट करने के लिए कहता है। जिसके बाद वो इविल बेयर स्पिरिट केज में बंद हुए एनिमल से सारी बातें पूछती है। जिसके बाद उस बेयर को पता चलता है कि जो केज में बंद हुआ एनिमल है उस पर कुछ दिन पहले एक आदमी ने फायर स्टिक के साथ हमला कर दिया। उसके साथ उसकी वाइफ बेयर और बेबी बेयर भी था और अपनी फैमिली को बचाने के चक्कर में ही ये बेयर उनके हाथ लग गया, लेकिन लकीली इसकी फैमिली बच गई। केज में बंद हुआ एनिमल अब जॉन से
रहम की भीख मांगता है एंड उसकी फैमिली को बचाने के लिए कहता है। जिसके बाद इविल बेयर स्पिरिट जॉन को ये चीज बताती है एंड जॉन को उसकी मदद करने के लिए भी कहती है। अचानक से वो इविल बेयर स्पिरिट सिन वर्ल्ड के अंदर दोबारा से चली जाती है। जॉन उसे रोकने की कोशिश करता है लेकिन वो नहीं रुक पाती। जॉन को रियलाइज होता है कि उसका डीमन रिलीज कंट्रोल लेवल जो है वो अभी भी काफी ज्यादा कम है, उसकी पूरी बॉडी वीक है। जॉन अब केज में बंद हुए एनिमल को कहता है कि उसे चिंता करने की जरूरत नहीं है क्योंकि वो पोचिंग गैंग को काफी जल्दी ही पकड़ लेगा, लेकिन इस चीज को करने में उसे बेयर की भी मदद चाहिए। कुछ समय बाद फॉरेस्ट के अंदर फॉरेस्ट रेंजर कुछ आदमियों के फुटस्टेप्स को ट्रेस कर रहा होता है। ये फुटस्टेप्स उन्हीं आदमियों के होते हैं जो कि वाइल्ड लाइफ को एक्सप्लॉइट कर रहे होते हैं एंड इन एनिमल्स को पकड़ रहे होते हैं। ये रेंजर उन पोचर्स को पकड़ने की कोशिश कर रहा होता है काफी समय से, लेकिन उसे काफी समय से नाकामयाबी मिल रही होती है। अब तभी अचानक से इस रेंजर को दूर से बेयर फैमिली की आवाज आती है, जिसके बाद वो उस आवाज को फॉलो करते हुए एक जगह पर पहुंचता है जहां पर पोचर्स ऑलरेडी पहुंच चुके होते हैं एंड उनके सामने बेयर फैमिली होती है। वो सभी लोग हंस रहे होते हैं क्योंकि उन्हें पता होता है कि फॉरेस्ट रेंजर उनके पास में ही है और इसीलिए वो फॉरेस्ट रेंजर को मॉक भी कर रहे होते हैं। तभी फॉरेस्ट रेंजर ऊपर उठ जाता है एंड उन लोगों को बेयर फैमिली को और ज्यादा परेशान करने से रोकता है एंड इस बार वो अपनी वेपन को उनकी तरफ एम कर कर कहता है कि वो इस बार उन्हें नहीं जाने देगा। तभी पोचर्स की गैंग का लीडर वहां पर आता है एंड उस फॉरेस्ट रेंजर से कहता है कि पिछली बार तो तुमने मुझ पर हमला कर लिया और तुम बच गए, लेकिन इस बार तुम नहीं बचोगे। पोचर गैंग के सभी लोग फॉरेस्ट रेंजर के ओर अपनी गन को एम करके तैयार हो जाते हैं एंड अब वो शूट करने लगते हैं। इतनी ज्यादा शूटिंग को देखकर फॉरेस्ट रेंजर घबरा जाता है, उसे लगता है कि उसके बचने का कोई चांस नहीं है। लेकिन तभी वहां पर जॉन पहुंचता है जो कि उन सभी गोलियों को डिफ्लेक्ट कर देता है। ये देखकर सभी लोग हैरान हो जाते हैं। जॉन अब फॉरेस्ट रेंजर को वहां से जाने के लिए कहता है। फॉरेस्ट रेंजर ये बात सुनकर थोड़ा घबरा जाता है। फॉरेस्ट रेंजर को जॉन की चिंता होती है, जिस पर जॉन उसे कहता है कि उसे उसकी चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। अब जॉन फॉरेस्ट रेंजर को पोचिंग की न्यूज को स्प्रेड करने के लिए भी कहता है। ये सुनकर फॉरेस्ट रेंजर जॉन को अपना ख्याल रखने के लिए कहता है एंड वहां से भाग जाता है। दूसरी ओर पोचर्स की गैंग अपने बॉस से कहते हैं कि ऐसा कैसे हो सकता है कि जॉन पर एक भी गोली नहीं लगी। पोचर्स की गैंग के एक्सपर्ट शूटर्स भी इस चीज को अपने बॉस को रिपोर्ट करते हैं। पोचर्स के गैंग के लीडर के पास एक घोस्ट कार्ड होता है जो कि एक इविल स्पिरिट का होता है एंड ये इविल स्पिरिट समहाउ जॉन के ऑरा पर रिएक्ट करती है। इस चीज से पोचर्स की गैंग के लीडर को पता चलता है कि जॉन के साथ कुछ ना कुछ अजीब है। अब वो प्लान बनाता है कि वो जॉन की एनर्जी को पहले खत्म करेगा और उसके बाद अपने घोस्ट कार्ड का इस्तेमाल करके उसे तबाह कर देगा। पोचर्स की गैंग का लीडर अपने सभी लोगों को ये कह देता है कि जॉन की कीमत एनिमल्स से भी ज्यादा है, इसीलिए सभी लोगों को जॉन पर शूट करना है। अपने बॉस की बात सुनते ही वो सभी लोग जॉन पर शूट करने के लिए तैयार हो जाते हैं। जॉन उन पोचर्स के बॉस की ये बात सुनकर हैरान हो जाता है कि उसकी कीमत बहुत ज्यादा है। जॉन को लगता है कि पोचर्स के गैंग के लीडर को सिन वर्ल्ड के बारे में जरूर कुछ न कुछ पता है, लेकिन तभी जॉन के ऊपर काफी ज्यादा बुलेट्स आ जाती हैं। जॉन अपनी पावर का इस्तेमाल करता है एंड सभी बुलेट्स को डिफ्लेक्ट कर देता है। ये शूटिंग 15 मिनट तक चलती है और कुछ समय बाद उन सभी लोगों की गोलियां खत्म हो जाती हैं, जिसके बाद वो अपने बॉस को बताते हैं कि उन लोगों के पास अब और गोलियां नहीं हैं। इस चीज पर उनका बॉस उन्हें कहता है अब बहुत है, मैं अपने एक्सपीरियंस के साथ ये चीज कह सकता हूँ कि इतना काफी रहेगा। अब पोचर्स के गैंग का लीडर अपने घोस्ट कार्ड को बाहर निकालता है एंड जॉन से कहता है मुझे नहीं पता कि तुम्हारे घोस्ट टैग को किस सेक्ट ने इशू किया है। तभी जॉन एक टेक्निक का इस्तेमाल करके पोचर्स के गैंग के लीडर के पीछे आ जाता है एंड कहता है घोस्ट कार्ड। अब जॉन अपनी गॉड विप को पोचर्स के गैंग के लीडर के ऊपर इस्तेमाल करता है, ये सोचते हुए कि वो एक इविल प्रैक्टिशनर है। हालांकि गॉड विप पोचर्स के गैंग के लीडर पर काम नहीं आती। जिसके बाद जॉन को याद आता है कि जब उसने मिस सू से पूछा था कि उसे कल्टीवेट करने की क्या जरूरत है जबकि उसके पास इतना ज्यादा डिवाइन वेपन है, तो मिस सू से बताती हैं कि विप स्ट्रांग तो है लेकिन विप मॉर्टल्स यानी कि इंसानों पर काम नहीं कर सकती है और वो सिर्फ इविल प्रैक्टिशनर्स पर ही काम करती है या फिर प्रैक्टिशनर्स पर काम करती है। जॉन ये जानकर हैरान हो जाता है कि कोचर्स के गैंग का लीडर एक इविल प्रैक्टिशनर नहीं है। दूसरी ओर
वो पोचर की गैंग का लीडर भी ये जानकर हैरान हो जाता है कि जॉन के पास काफी अलग तरह की टेक्निक है। वो दोनों ही एक दूसरे की आइडेंटिटी को लेकर काफी ज्यादा कंफ्यूज दिखाई देते हैं, जिसके बाद जॉन कुछ समय तक सोचता है एंड कहता है, मैं फाइट नहीं कर सकता, लेकिन मुझे इसे सबक जरूर सिखाना होगा। शुक्र है मैंने उस चीज को ऑलरेडी प्रिपेयर करके रखा था। अब जॉन अपने कल्टीवेशन की मदद से एक बर्ड को वहां पर समन करता है एंड सभी जानवरों को बुलाने के लिए कहता है। सभी जानवर एक साथ आते हैं, जिसके बाद जॉन को ऐसा करता हुआ देखकर पोचर्स की गैंग का लीडर जोर जोर से हंसता है। लेकिन तभी पोचर की गैंग के लीडर एंड उसके सभी आदमियों को जंगल से जानवरों के दौड़ने की आवाज आती है एंड वो आवाज इतनी ज्यादा तेज होती है कि नीचे जमीन भी हिलने लगती है। वो सभी जानवर इकट्ठा मिलकर उन सभी पोचर्स पर हमला करने के लिए वहां पहुंचते हैं एंड जॉन के पास आकर रुक जाते हैं। जॉन सभी पोचर्स से कहता है, तुमने इन सभी जानवरों को काफी ज्यादा परेशान किया है, अब ये तुम्हें खुद सबक सिखाएंगे। जॉन के इतने कहने के बाद सभी जानवर उन पोचर्स को घेर लेते हैं। यह देखकर वो पोचर्स डर जाते हैं एंड अब वो लोग सोचने लगते हैं कि उन्हें क्या करना चाहिए। दूसरी ओर उनका लीडर जॉन से कहता है, आखिर तुम कौन हो? घोस्ट कार्ड एनिमल्स एंड बर्ड्स को कंट्रोल नहीं कर सकता है। मैं नहीं मानता हूँ कि तुम उन्हें कंट्रोल कर सकते हो। अगर एनिमल्स को कंट्रोल करने की कोई चीज़ होती तो मैं पहले ही उस चीज़ को ले लेता। जॉन इस बात का जवाब देता है, ऑफ कोर्स मैं इन्हें कंट्रोल नहीं कर सकता। मैंने बस अपने एंसेस्टर्स की मदद ली ताकि वो इनके साथ बात कर सकें और इन्हें एक लेक्चर दे सकें, और अभी सभी वाइल्ड एनिमल्स मेरे कंट्रोल के अंडर हैं। उस लेक्चर के बाद अब तो तुम नहीं बच सकते। जॉन अब एक डायर वॉल्व को कहकर उन लोगों पर हमला करवा देता है, जिसके बाद सभी जानवर उन पोचर्स की खूब मार पिटाई करते हैं। पोचर्स अपने बचे हुए हथियारों के साथ डिफेंड करने की कोशिश तो करते हैं, लेकिन ये चीज ज्यादा समय तक नहीं चल पाती। जॉन दूसरी ओर कहता है कि जब वाइल्ड एनिमल्स अपनी विल के साथ फाइट करते हैं तो वो कभी कभार घबरा जाते हैं इतने ज्यादा ह्यूमंस एंड वेपन्स को देखकर, लेकिन जब तुम उन्हें कंट्रोल कर लेते हो तो वो एक साथ मिलकर किसी भी मुसीबत से लड़ सकते हैं। अब वाइल्ड एनिमल्स एंड ह्यूमंस की काफी समय तक फाइट चलती है, लेकिन इस फाइट में पोचर्स की हालत एनिमल्स बहुत बुरी तरह से खराब कर देते हैं। सभी पोचर्स काफी ज्यादा घबरा जाते हैं। उनकी गैंग का लीडर भी काफी ज्यादा मौत के करीब आ जाता है, जिसके बाद उसे दोबारा से घोस्ट कार्ड को यूज करना पड़ता है। लेकिन यहाँ पर एक ट्विस्ट होता है, जितने भी बार पोचर की गैंग का लीडर घोस्ट कार्ड को इस्तेमाल करेगा उतनी बार ही उसकी जिंदगी से 2 साल कम हो जाएंगे, यानी कि कार्ड के हर इस्तेमाल पर उसकी जिंदगी के 2 साल खत्म हो जाएंगे। अपनी खराब हालत को देखते हुए पोचर गैंग का लीडर कार्ड को इस्तेमाल कर लेता है। दूसरी ओर हाईवे पर कोइंसिडेंटली लियू कार चलाकर एक जगह पर पहुंचने की कोशिश कर रही होती है। हालांकि उसके दिमाग में अभी भी ये चीजें चल रही होती हैं कि अभी जो चीज कुछ दिनों पहले हुई आखिर वो क्या था। आज के दिन भी लियू को एक घोस्ट साइन सेंस होता है जो कि इविल पाथ का होता है। जब लियू अपनी सेंसेस का यूज करते हुए उस घोस्ट साइन को फॉलो करती है तो वो एक वेयरहाउस में पहुंचती है, जहाँ पर उसे जाकर पता चलता है कि वो एक पोचिंग वेयरहाउस है, यानी कि ये उसी सेम गैंग का वेयरहाउस होता है जिस पर कुछ समय पहले जॉन था। लियू इस चीज से काफी ज्यादा नाराज होती है कि वो क्राइम सीन पर दोबारा से लेट है। तभी लियू की गाड़ी के सामने एक आदमी आ जाता है। ये आदमी फॉरेस्ट रेंजर होता है जो कि लियू की गाड़ी को रुकवाकर उसे आगे जाने के लिए मना करता है। फॉरेस्ट रेंजर को लगता है कि लियू उस जगह पर कैंपिंग करने के लिए आई है, लेकिन फॉरेस्ट रेंजर की ये बताते हैं कि आगे कुछ चल रहा है। लियू जल्दी से अपनी गाड़ी से निकलती है एंड उस जगह पर पहुंचने के लिए चली जाती है। मीनवाइल फॉरेस्ट रेंजर ये जानकर काफी ज्यादा कंफ्यूज हो जाता है कि लियू अपनी गाड़ी में नहीं है। फॉरेस्ट रेंजर भी आज के दिन को देखकर चकरा जाता है कि आखिर ये आज क्या हो रहा है। लियू फॉरेस्ट रेंजर के बताए हुए रास्ते पर जाती है। रास्ते पे चलते दौरान लियू को घोस्ट साइन सेंस होता है, जिसके बाद लियू को दोबारा से जॉन की ऑरा भी सेंस होती है। इन दोनों ऑरास को वहां पर फील करते लियू काफी ज्यादा घबरा जाती है।